बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखी गई। मतलब इसमें ऐसा इंटरेस्ट है कि किसी भी आप जेनजी को पकड़ा दीजिए, वो भी पढ़ता रहेगा बैठ के। इस किताब लिखने का आइडिया कैसे आया आपको? शुरुआती जो फंड आया या पैसे आए वो मेरी माताजी ने ही मुझे दिए। तो अब जब एक बार तिहाड़ से निकल गया तो अब मैं खाली हाथ वापस जाऊं तो ना तो वो कोई समझदारी थी और ना मैं उसको अफोर्ड कर सकता था। तो कानून में इतना तो होना चाहिए कि भाई वो अपने पिता का या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है अंतिम संस्कार में या उसमें शामिल हो जाए। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि लड़की जो है हिंदू है कि मुस्लिम है। चाहे वो पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, चरित्रहीनता दोनों के लिए खराब है। पर एक और सवाल है, पाकिस्तान एम्बेसी वाला मामला। जीवन भी बचा ईश्वर की कृपा से। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इक्वलिस देख रहे हैं। जेल डायरी पहले भगत सिंह ने लिखी थी, अगर आपको याद हो। एक बहुत पुराना 1920 का समय था जब उन्होंने जेल डायरी लिखी थी। उसके बाद अगर किसी ने जेल डायरी लिखी, जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जेल डायरी लिखी है हमारे भाई शेर सिंह राणा जी ने। शेर सिंह राणा वही है जिनके ऊपर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा था और जिनके ऊपर ये भी आरोप है कुछ लिबरलों की तरफ से, जो लिबरल लूनेटिक्स होते हैं, अफगानिस्तान जाके पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाए कि नहीं लाए। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं शेर सिंह राणा जी के ऊपर, कहते हैं कि पता है तुमको शेर सिंह राणा अफगानिस्तान क्यों गया था? क्योंकि फूलन की हत्या के केस में फांसी होने वाली थी इसको। तो फांसी से बचने के लिए इसने जानबूझ के इतना बड़ा काम किया ताकि लोगों की भावनाओं से खेल सके। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, जो अलग अलग लोगों की तरफ से भी आए थे और मैंने खुद भी लिखे थे। ये जो पूरी चर्चा है इस पॉडकास्ट में मेरी और शेर सिंह राणा भाई की, उस पर आप एक बार ध्यान देंगे, आपको ये पता चलेगा कि किताब से रिलेटेड ही चर्चा है कि वो कैसे तिहाड़ से भागे, कैसे उन्होंने बांग्लादेश के पासपोर्ट ऑफिसर, वीजा ऑफिसर को बेवकूफ बनाया, कैसे वो बांग्लादेश गए, ढाका में कैसे समय बिताया, ढाका से फिर वहां दुबई कैसे गए, पाकिस्तान एम्बेसी में उन्होंने क्या खूबी से उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसडर को बेवकूफ बनाया, फिर उसको धमकाया भी। उसको ये बोला कि अगर तू चाहता है मैं आईएसआई के लिए काम करूंगा, तो ये भूल जा कि मैं कभी देश के साथ गद्दारी करूंगा। क्षत्रिय है शेर सिंह राणा भाई और एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, उसके अलावा एक बहुत अच्छे इंसान है। मुझे बातचीत करके, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 है। हमारी चर्चा को लगभग 2 घंटे हो गए और पता चला कि भैया ये पार्ट 1 ही बन पाएगा, आधी किताब ही बाकी है। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। आइए मिलते हैं शेर सिंह राणा जी से। भैया मैंने आपकी किताब ये पढ़ी है, एक तो बहुत ही बढ़िया किताब है आपकी ये जेल डायरी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखी गई। मतलब इसमें ऐसा इंटरेस्ट है कि किसी भी आप जेनजी को पकड़ा दीजिए, वो भी पढ़ता रहेगा बैठ के। मतलब इतना इंटरेस्टिंग है। और जो बड़े कलाकार होते हैं, बड़े राइटर होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो कोई भी चीज जो लिखते हैं उसमें वो चाहते हैं कि लोगों को पूरी बात ना पता चले, थोड़ा सा रह जाए यार यार इसके आगे क्या हुआ। वो भी है आपकी किताब, वो सेक्शन भी है जहाँ पे खत्म होते खत्म हो गई, वो भी है। एक बहुत खूबसूरत बात है। और तीसरी बात है कि सिंपल भाषा में है, मतलब क्लिष्ट विष्ट कुछ नहीं, सिंपल लिखता चला गया है, एक आदमी अपनी कहानी बता रहा है। तो इस किताब लिखने का आइडिया कैसे आया आपके मन में? देखो आइडिया तो ये जो लिएंडर पेस हैं, हाँ, जो एक टेनिस टेनिस प्लेयर, खिलाड़ी जी हैं, जी जी। तो एक समय वो मिलने आए मुझसे हम्म। तिहाड़ जेल में। अच्छा, हाँ तो समय लेके विशेष रूप से? हाँ अरे भाई, स्पेशली मिलने आए थे। अरे क्या बात है। हाँ। तो उन्होंने एक मतलब इंस्पायर किया कि जो आपकी स्टोरी है वो लोगों को जानना चाहिए, और अफ़गानिस्तान आप गए और इतना अच्छा काम आपने किया तो देश उसको जाने, तो उसके लिए आप इसको लिखो। तो मैंने कहा कि लिख तो दूंगा बट इसको पब्लिश कौन करेगा, इतनी तो मेरे को नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसकी आप टेंशन मत लो। तो फिर उन्होंने इंस्पायर किया और फिर मैंने इसको लिखा, और उन्होंने ही जो है इसको, उनका रिलेशन था हार्पर कॉलिंस और इंडिया टुडे, उस समय कोलैबोरेशन में इसको बुक को फिर पब्लिश किया। तो इंस्पायर उन्होंने किया और फिर लिखा मैंने इसको जेल में ही पूरा आपने जेल लिखा में। है? हाँ अच्छा अच्छा। क्योंकि जब खत्म होती है तो लगता है अब आगे क्या, मतलब उसके बाद क्या हुआ वाली बात है ना, जहाँ खत्म होती है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। भाग 1 है फरारी, भाग 2 है रुड़की से तिहाड़ तक, इसका भाग 3 है अंतराल, और भाग 4 है अफगानिस्तान। तो इस किताब के 4 भाग हैं।
तो मैं शुरू से ही शुरू करते हैं, जी। ठीक है? आपने इसकी शुरुआत करी है, किस तरह से आप पकड़े गए इस पे जिस तरह से आप पकड़े गए, और जो फंड्स का अरेंजमेंट है, चूँकि हुँ, ठीक है आप पैसे वाले थे, आपका परिवार थोड़ा ठीक-ठाक था, पर पर बाद में चल के जैसे किताब पढ़ते जाओ तो लगता है कि नहीं, पैसे की किल्लत तो सता रही है थोड़ी-थोड़ी, तो हुँ। फंड शुरू में कैसे अरेंज हुए? मतलब अफ़गानिस्तान से नहीं, रिया नहीं, शुरुआत वाली जो बात है, जब आप पकड़े ही गए थे, जैसे ये 20,000 रुपए की बात कही है ना आपने यहाँ पे, कि सुनील मेरी मजबूरी है, इसके बाद शायद मैं तेरे से बात ना कर पाऊँगा क्योंकि मुझे पुलिस तुझे तब तक पकड़ लेगी। मैं आज ही यहाँ बहुत दूर चला हूँ, जब आप जेल से भाग रहे थे, अच्छा, निकल के अच्छा। भाग ही रहे थे। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है, अब तू जा, यह कह के मैंने अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाला, सुनील को दे दिए। तो जो आपको शायद 1 लाख रुपए मिले थे, लेके आए थे वो, हाँ। है ना? 1 या 2 मुझे इतना अब ध्यान नहीं अच्छा, है। हाँ, हाँ। मतलब क्या हुआ कि शुरू में एक अमाउंट लेकर आए वो, क्योंकि उस समय ये भी था ना कि भाई पकड़े भी जा सकते हैं। जी, जी। तो क्या है कि इतना मुझे एक तजुर्बा हो चुका था हुँ, हुँ। कि जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि केस लगना लगना ही लगना है, हुँ, हुँ। तो अपनी चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। अपने रिसोर्सेज़ को। हुँ, जी। क्योंकि वो सब फिर जो है अटैच होते हैं। हुँ, केस प्रॉपर्टी बनता है, अच्छा। तो उससे आपको आर्थिक नुकसान होगा। मतलब आप अपने नाम पे कम से कम प्रॉपर्टी अगर आप नहीं, हाँ, प्रॉपर्टी नहीं, हाँ, सपोज़ कीजिए हाँ। कि आप जैसे कि मैं तिहाड़ से भागने का वो बना लिया है। अब मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी यूज़ करूँगा, ठीक है? हुँ, हुँ। तो जब भी वो केस खुलेगा, तो वो गाड़ी अटैच होएगी। तो गाड़ी पुलिस थाने बंद हो जाएगी। हाँ, अच्छा, तो ये रूल है यही? हाँ, जो-जो चीज़ें क्राइम के अंदर यूज़ हुई होंगी, हाँ, तो वो सब चीज़ तो अटैच होएँगी ना, हाँ, सबूत की तरह। सबूत के रूप में, जी। है ना? अच्छा, दूसरी बात उसमें ये भी देखना पड़ता है हुँ, हुँ। कि जैसे आप मान लीजिए जिन चीज़ों का भी यूज़ करेंगे, जो पब्लिक की होंगी, है ना? तो उसमें ये भी देखना है कि क्योंकि वो भी विटनेस बनेंगे, तो वो विटनेस ना बने, जी। है ना? तो उस समय क्या है कि जो पैसे हैं, पैसों की हम बात कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो उसमें बहुत सारे अगर मान लीजिए हम उनको एक ही बारी में सपोज़ 5 लाख रुपए दे के भेज रहे हैं या 10 लाख भेज रहे हैं, अब वो पकड़े गए तो वो पैसे भी जी, जी। ज़ब्त हो जाएँगे ना। हुँ, हुँ। तो शुरू में एक लिमिटेड अमाउंट दिया, फिर जब वही थे मेरे पास उस समय, तो वो उनको दे दिया, तो फिर मेरे पास जो है 2 या 3 दिन के बाद दोबारा से शुरुआती जो फंड आया या पैसे आए वो मेरी माताजी ने ही मुझे दिए। एक इसी बात पे जो पैसों वाला मुद्दा है, इसी को लेके मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि आपने फूलन देवी को नहीं मारा। अच्छा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हुँ, क्योंकि पैसों वाला मुद्दा ऐसा है कि भैया अ, मैं मेरा ठीक-ठाक बिज़नेस सेटअप हो रखा है हुँ, और मैं अच्छी ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर चुका हूँ। मतलब मुझे कोई कीड़ा ही काटेगा कि मतलब मैं अचानक से जाऊँ और देश की सांसद गोली मार दूँ। वो मतलब बहुत, जैसे अगर प्राइमा फेसी अगर मैं भी देख रहा हूँ केस, तो पहले मुझे लगा यार ये क्यों करेगा ये बंदा? मतलब कोई लॉजिक हुँ, तो लग नहीं रहा उसमें। हुँ। पर उसके पहले आते हैं, रांची ही क्यों गया पासपोर्ट बनवाने के लिए, और वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पासपोर्ट वाला? देखो पहले मैं पटना गया, जी। बट पटना से कोई पट नहीं पाया। तो जब पटना में कोई पट नहीं पाया जी। रिगार्डिंग पासपोर्ट, तो फिर मैं रांची गया हुँ, हुँ। और रांची में फिर मेरी बात बन गई, तो फिर वहाँ से इसलिए बना दिया। कोई ऐसा वो नहीं था, बट यही था कि भाई थोड़ा दिमाग में ये था थोड़ा, मतलब यहाँ से काम हो सकता है। हुँ, थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है हुँ, हुँ। और थोड़ा जाँच-पड़ताल कम ब्राइबरी ज़्यादा होगी। है, हाँ, 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 हाँ। रिश्वतखोरी भी ज़्यादा है उस एरिया में। लेकिन आपने इसमें खुद ही ऑफ़र किया है। हाँ, तो आपने ऑफ़र तो करना ही पड़ेगा ना भाई, जब आप कोई काम ऐसा करा रहे हो जो हाँ, कि हाँ। फर्जी पासपोर्ट आपको चाहिए। तो आपने बोला उसको फर्जी इंस्पेक्टर को, तो आपने बोला मेरा नाम गुप्ता ही है, आपने कहा था मैं कि मतलब मैं शेर सिंह राणा हूँ। आपने तो उसको अपना जो आप उस समय झूठी नाम बोल रहे थे ना उसको तो। हाँ, बट ऐसा है ना, मैं ये नहीं चाहता था ना कि वो घर पर जाए, घर तो कुछ था ही नहीं ना कहीं। हाँ, 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 हाँ। भाई अगर वो ये कहते मुझसे हाँ, हाँ। कि बल्कि कह ही रहे थे कि हम आपके घर पर ही आके वो करेंगे, जाँच हुँ, हुँ। करके फिर जो रिपोर्ट वेरिफिकेशन बनाएँगे, होता है। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो मैंने कहा अरे घर पे क्या आना है, मैं आ गया ना खुद ही, तो यहीं पे कर लीजिए, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। तो फिर अब उसके लिए वो ना आए वहाँ पे, तो कुछ तो वो लेन-देन करेगा ही बेचारा। बेचारा तो मत बोलिए। लेकिन इन सब में आपके पिताजी की जो डेथ हो जाती है, हुँ, वो बहुत पेनफुल है पूरा का पूरा प्रोसेस। लाइक उधर पिताजी की डेथ हो गई और आप बड़े काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब एक अजीब सी ज़िद है आपकी कि मतलब कि भई अ, कुछ बड़ा करना है। नहीं लगता आपको? मतलब एक ज़िद थी अजीब सी, मुझे कुछ बड़ा कर कुछ पृथ्वीराज चौहान वाला थॉट आपके दिमाग में जैसे ही आ गया था।
तो एक अजीब सी जिद है लगातार किताब में कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है ये काम। देखो, जब मैं तिहाड़ से निकल गया जी। तो एक्चुअली जो भी ईश्वर कराने वाला है ना, तो वो खुद ब खुद एक रास्ते भी बनाते चला जाता है। तो अब जब एक बार तिहाड़ से निकल गया, तो अब मैं खाली हाथ वापस जाऊँ, तो ना तो वो कोई समझदारी थी और ना मैं उसको अफ़ोर्ड कर सकता था। हुँ। क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्क ले चुके हैं, हाँ। तो अब तो बस डू एंड डाई का ही वो बचा था ऑप्शन। और फिर ये मेरे मन की भावना थी कि भाई, ये हमारे जो महान पूर्वज हैं, किसी भी प्रकार से जो इनका जो सम्मान जो ख़त्म किया जा रहा है, उसको मुझे इस जो ये एक बनाया हुआ है उन्होंने एक अपमान करने का तरीका, उसको ख़त्म करना है। तो इसीलिए फिर मैं ये सोचता था कि तू एक डेड बॉडी है और बस इस काम को करना ही है किसी भी हालत में। तो इसी दौरान जो आप बता रहे हैं कि फ़ादर साहब का देहांत हो गया, मैं बाहर आके कुछ ही समय ही हुआ था। तो फिर मैंने अपनी माताजी से बात की, जब मुझे पता चला, तो मेरी माताजी बोली, "भई, अब आप जिस काम के लिए गए हुए हो ना", उनको पता था मैं अफ़गानिस्तान जाने के लिए बाहर निकला हूँ। जी। तो उन्होंने कहा कि अब वो काम करके ही वापस आओ। और मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे तब बताया कि भाई वो आएँगे और वो अंतिम संस्कार करेंगे। बट दुर्भाग्य आप देखिए, उस समय तो मुझे पता नहीं चला, वरना कुछ भी परिणाम होता मैं प्रयास करता आने का। तो वो भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हुँ। और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब मुझ पर बोझ है कि हम लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई में से भी कोई भी अपने पिता का जो है अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। वो दोनों भी उस समय जेल में थे। इसी एक जेल एस्केपिंग में वो कर दिया था, आरोप लगा दिया हुँ, था। हुँ। एक जो है फूलन देवी का आरोप में बंद था पहले से ही। तो दुर्भाग्य ये है कि किसी तरह की कोई पैरोल या वो रिलीफ अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दी कोर्ट ने। अच्छा। तो अ, ये मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो कानून में इतना तो होना चाहिए कि भई वो अपने पिता का, माता का या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है, तो अंतिम संस्कार में या उसमें शामिल हो जाए। वो दाऊद गैंग का एक लड़का जो पकड़ा गया है, जिसको शायद ग्रीस में पकड़ा था, उसको अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाने दिया गया था आजमगढ़। क्या नाम है? बड़ा फ़ेमस अबू नाम है। सलेम। अबू सलेम को। हाँ, उनको बस। जाने दिया गया था अपनी माँ के अंतिम संस्कार में। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, हुँ, हुँ। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हुँ, हुँ। तो उसको जो मतलब जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हुँ, हुँ। उसको मानवता के हिसाब से इतनी रिलीफ मिलनी चाहिए, तो वो हमें भी मिलनी चाहिए थी। मतलब क्यों नहीं मिली, ये इस बात का मुझे अफ़सोस है। मेबी आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। माइनॉरिटी होते तो आपको ज़रूर रिलीफ़ मिलती। हमारे देश में माइनॉरिटी रिलीफ़ ज़रूर मिलती है। आप वहाँ से निकले तो आप चले गए सुभाष भाई से मिलने जेल में। हुँ। वहाँ पे विनीत सिंह नाम का एक व्यक्ति है। ये वही विनीत सिंह है जो आजकल जौनपुर और इधर फ़ेमस है या कोई और विनीत सिंह थे ये? नहीं, वही हैं। वही विनीत सिंह है। आजकल तो काफ़ी बड़ा नाम हो गया है इनका। हाँ, अभी तो मुझे लगता है एमएलसी भी हैं, अच्छा। अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये वही हैं। तो अच्छा उनसे मुलाकात होती है उसके बाद भी कि नहीं, उसके बाद तो नहीं मैं मिला कभी। यही जेल में ही मिले एक बार आप? हाँ, बस एक बार ही मिला। अच्छा सुभाष भाई से कभी मिलने गए कि उन्होंने तो काफ़ी हेल्प करी हाँ, आपकी? ये मिलते रहते हैं क्योंकि ये मेरे को-एक्यूज़्ड भी हैं, अच्छा उसमें? ये जेल एस्केपिंग वाले में। अच्छा, अच्छा। तो कोर्ट की जो डेट पड़ती है, तो वो जेल में ही हैं अभी, तो वो जेल से जब कोर्ट में आते हैं, हुँ, तो हुँ। मैं भी जाता हूँ कोर्ट में। हुँ, हुँ। जब तारीख पड़ती है, तो तब मुलाकात होती है इनसे। अच्छा, अच्छा। बहुत ही मतलब बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व है इनका सुभाष जी का, हुँ। क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए उन्होंने कुछ कोई भी कसर नहीं छोड़ी, हाँ। है ना? तो अ, वीज़ा काउंसलर एक था, जिसके पास आप गए थे, जो बांग्लादेश वाला जो मामला था। अच्छा, अच्छा। उस समय आपने बड़ा सही उसको मतलब कैसे दिमाग में आया आपके? मतलब बैठे-बैठे बात करते-करते आपने उसको नई बात बता दी कंप्लीटली। वो कैसे किया आपने? एक्चुअली क्या है कि वो जो जिस समय वो काउंसलिंग कर रहे थे, जी। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा ना, हुँ, हुँ। तो उस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। अच्छा। क्या हुआ कि उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कहा कि भई क्या नक्सलाइट हो क्या? है ना? तो मैंने कहा कि भई नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा आपने क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि ये नक्सलाइट एरिया है इसलिए कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सभी थोड़ी ना नक्सलाइट हैं। और फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन, मैंने उनको कहा कि भई
बांग्लादेश से मेरे साथ यहाँ पर एक लड़की पढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मतलब उन्होंने पहले, इससे पहले मुझे कहा कि बांग्लादेश क्यों पढ़ना जाना चाहते हो? पूरा बांग्लादेश तो इंडिया पढ़ने के लिए आता है। आप पहले हो जो कि उल्टी गंगा बहा रहे हो। इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो। तो उनके इसी जवाब से कि पूरा बांग्लादेश तो इंडिया पढ़ने आता है, तो तुरंत ही मेरे दिमाग में आया कि भाई वो तो बांग्लादेशी तो बहुत लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो तभी मैंने कहा कि एक लड़की मेरे साथ बांग्लादेश की यहाँ पे पढ़ती थी, तो पढ़ के फिर वो वापस चली गई। तो अब मैं उसके साथ पढ़ना चाहता हूँ जाके। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि लड़की जो है हिंदू है कि मुस्लिम है? तो मैंने कहा कि हिंदू है। तो उन्होंने कहा और ठीक आपको है। पता था मुस्लिम बोलोगे तो चांसेस कम हो हाँ, जाएंगे। फिर तो वो ऐसा है भाई, फिर रिलीजन वाली बात आ जाती है ना। हाँ, तो उनको पता है भाई मेरा नाम संजय गुप्ता है जी जी पासपोर्ट में, जी जी जी। और मैं हिंदू हूँ। तो वो ये भी सोचेंगे कि ये भाई हिंदू व्यक्ति है, इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में रहता है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बहुत ज़्यादा साधन है बांग्लादेश के कंपैरेटिवली, तो क्यों जा रहा है? तो ये पूरा मैच करता है ना, और मैच करता है, यही रीज़न है कि उन्होंने मेरे को वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा दिया, जबकि उस समय इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि किसी को भी वीज़ा नहीं मिल रहा था। अगर मिल रहा था तो 10 दिन का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का। तो मुझे लगता है कि उस दिन मुझे अकेला ही मैं व्यक्ति था जिसको सीधा उन्होंने 1 साल का वीज़ा दे दिया था, अच्छे जवाब के कारण ही। उन्होंने कहा प्यार का मामला है लगता है। ये आपकी जो बात है, एक फिल्म भी आई थी कोई, तो उसमें राष्ट्रपति भवन जाना चाहती है कोई लड़की होती है, वहां पे जसपाल भट्टी जी जो कॉमेडियन थे, अगर याद हो आपको तो। हाँ हाँ तो वो पुलिस बन के खड़े होते हैं, लड़की जाती है और तो बोलते हैं कि, लड़की बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड अंदर है, तो कहता है, "ओ जी दिल का मामला है, ओ जाओ जाओ जी।" हाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये नॉनसेंस पुलिस वालों का, किसी का भी, किसी भी अधिकारी का। हाँ, भाई दिल का मामला है तो क्या, मतलब अपनी ड्यूटी ना करें हम, लेकिन लोग करते हैं ऐसी, आज भी करेंगे नहीं शायद नहीं, कुछ लोग। हाँ ये हमेशा करेंगे, हम भी कर देंगे। अच्छा, आप भी कर देंगे? हाँ, हम भी कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि ये एक, मैंने बताया ना, ये एक मानवता की वो आ जाती है ना, इसमें इसलिए माइंड में जो है पोलाइटनेस आ जाती है इंसान के। और लेकिन वो उसकी बात में, उसके जो भाव हैं उसमें रियलिटी झलकनी चाहिए, मतलब उसमें वो पता चल जाता है, मतलब आपके हाव भाव, बातचीत के व्यवहार से। तो अगर वो उतनी दिख रही है तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं तो नहीं देता आपको वीजा। आपसे कुछ और बात करके ले लेते हैं। एक मैंने सवाल और लिखा है कि आप जब बांग्लादेश पहुंच गए, आपने वहां पे, अच्छा ये क्या तरीका है भाई, आप कहीं भी जाते हो वहां पे आप तुरंत लोगों को पटा लेते हो फटाफट, कैसे? जैसे आपको पटा लेते हैं। देखो ना, बस जहां आप गए हो, जहां जहां आप गए हो, सबको आपने पटा रखा है, ठीक है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ, समझिए मेरी बात को, अभी क्या है, आपसे कोई भी पटेगा, पूछे क्यों? आपका नाम बहुत बड़ा है भाई, मैं पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के लिए गया, वो लेके आया, फूलन देवी की हत्या में बहुत सारे लोग आपको हीरो की तरह देखते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पसंद नहीं करते, नाम आपका है, तो अभी तो ठीक है, अभी तो अंडरस्टैंड है। बट ये जो दौर है, बिना बताए कि मैं ये कांड करके आया हूँ, या कांड का आरोप लगाया मुझ पे, वो बड़ा, वो कैसे आता था? और आप 25 साल के हैं शायद, इस जब हाँ आप गए हैं वहां हाँ, पे, तो देखो मैं आपको बताऊं, आप पता नहीं किस एपिसोड की बात कर रहे मैं हैं बात कर जिसमें रहा हूँ पटने की। विश्वविद्यालय में, और मैंने अच्छा यहाँ अच्छा, पे लिखा हुआ गे वर्ड। देखिए मैं जो हूँ ना, जी जी मतलब मुझे ऐसा लगता है, वैसे जी। तो सबका अपना भाई नज़रिया होता है, लेकिन मैं खुद के लिए अगर अपनी वो करूँ, तो मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, और दिल का एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ आदमी हूँ। अगर मान लीजिए मतलब मैं एक लिमिट से ज़्यादा गलत भी नहीं कर सकता, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर से ही फीलिंग आने लगती है यार, ऐसे नहीं है ना। तो मान लीजिए किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है हमें, सिर्फ अपने आप को एडजस्ट करना है। पर श्री कृष्ण जी ने कहा हुआ होगा ना, अगर किसी का नुकसान किए बिना कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है तो चल जाता है ना। एक होता है कि भाई आपको किसी को हानि पहुंचानी है ना, मतलब एक कनिंगनेस होती है ना, जी जी जी। तो कनिंगनेस नहीं है हमारे अंदर। मतलब जो पटने वाली आप बात कर रहे हैं, दिल से बात करते हैं, और अपने काम, मान लीजिए काम करना है अपना, तो सब सामने वाले को रिस्पेक्ट दे के बिल्कुल। अपना जो है पोलाइटली जो भी अपनी बात है वो रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सभी पट जाते हैं। कौन ऐसा अ, जिसने नहीं पटा, जिसने, मतलब नहीं, सिवाय ऐसे बहुत लोग हैं मतलब। अफगानिस्तान वाले एक दो लोग थे जो नहीं पट पाए थे आपसे, हाँ, और अरे बाकी। भाई वो जो उधर एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर था, जी जी। जब मैं लास्ट में आ रहा था, लास्ट डे था, तो पत्थर जो था मेरा, स्टोन जो मैं हाँ लेना हाँ चाह रहा बिल्कुल, था, नहीं नहीं तो वो नहीं नहीं माना। माना, और हाँ। बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली उसने कहा कि अगर, अब सोचो, जबकि अफगानिस्तान का आदमी। हाँ,
कि अगर कुछ भी बोला हम्म तो मैं आपका पासपोर्ट जो है जब्त कर लूंगा, है ना। हम्म। तो डिपेंड करता है। आयशा का क्या हुआ? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये तो एक मतलब एक काम का मुझे हिस्सा। दुख हुआ आयशा के लिए पढ़ के, मुझे थोड़ा दुख हुआ उसके लिए, क्योंकि उस बंदी ने बड़े सारे सपने संजो लिए थे, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ उसका पढ़ के, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कोई पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई आइडिया नहीं है। नहीं, कोई आइडिया नहीं है हम्म एक्चुअली क्या है। लेकिन मैं अपने, देखिए, आप भले ही कोई फीलिंग बना लें किसी के लिए, हम्म बट मेरी कोई फीलिंग किसी के लिए नहीं बनी। जो सच्चाई है, मेरे को सिर्फ अपना जो मिशन था या जो मेरा काम था उससे मेरा वो था कि भाई मैं जेल से एस्केप हुआ हूँ। अब मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मेरे को बांग्लादेश में अपने शरण की ज़रूरत है, और बांग्लादेश से फिर मेरे को अफ़गानिस्तान जाना है, वहाँ अपना काम करना है। तो इस पूरी जर्नी में देखो कई लोग मिले, हम्म। है ना, उसमें कई दोस्त भी बने, कई, है ना। जी 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 जी। तो फिर अब क्या है कि हमें अपना, हमारा जो मेन जो निगाह थी, मतलब हम्म जिधर, तो उसी से ही वो था, वो कंप्लीट हुआ। फिर वापस मैं तिहाड़ आ गया। तो फिर इतने साल के बाद छूटा ना, हम्म। कि सबकी एज ग्रुप ही बदल गया था। जिनको मैं बच्चा छोड़ के आया था उनके बच्चे हो गए थे, जी 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 है जी ना, जी। क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम जेल में बिताया। कितने साल बिताया भैया आपने? मैं देखो 13 ईयर्स तो जेल में रहा, हम्म। 2.5 साल एस्केप रहा। इट मीन्स 15.5 साल में घर से बाहर रहा। जी। तो मेरे जो रेजिडेंस है रुड़की में, हम्म तो जैसे हमारे जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे, जैसे हमारे घर के सामने ही, तो जैसे उनकी छोटी बच्ची थी, हम्म होगी मुश्किल से 7-8 साल की। हम्म। 7-8 साल का तो छोटा बच्चा होता है। सही बात है, हाँ हाँ। और जब मैं छूट के आया तो उसकी शादी हो गई थी, उसके भी बच्चे हो गए थे, है ना। क्योंकि भाई 7-8 में आप अगर 15.5 साल सही बात है, जोड़ेंगे हाँ हाँ हाँ। तो 22-23 साल की, 24 साल की एज हो गई। हम्म तो 21-22 साल में नॉर्मली शादी हो जाती है हम्म लड़कियों की। हम्म। तो उसके भी बच्चे हो गए था, मतलब। तो मतलब एक पूरी जो जनरेशन है वो चेंज हो गई थी। अच्छा क्या है कि जिनको आप मान लीजिए लाइफ में जो पीछे कई जो रहे हैं लोग साथ हम्म में, चाहे वो किसी भी सेंस में रहे हों, मैंने ये फैसला किया लाइफ में कि किसी को भी अ, उसकी जो चलती हुई लाइफ है उसमें बाधा नहीं बनूंगा, है ना। एक है ना कि भाई आप बीच में 15 साल बाद टपक जाओ किसी की लाइफ में, हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसका अच्छा खासा चल रहा हो मामला, आप आगे परेशान कर दो। वो याद है तेरे को इरावती का क्या होगा? हाँ, अरे वो कौन सी फिल्म आई थी जिसमें अनिल कुमार नहीं था, अनिल कपूर नहीं था, बोलता कि उसका नाम आई से शुरू होगा, उस वही आपकी जिंदगी में, कहता फिर बच्चों का क्या होगा उसके? हाँ, हाँ, उसके 4 बच्चे। हाँ। तो मतलब कि क्या है कि देखो ये सब डेस्टिनी होती है। हम्म। और अगर आप किसी को जीवन में जी जी। सुखी देखना चाहते हो, उससे किसी भी तरह का आपके मन में अच्छा भाव है, तो ट्रबल मेकर मत बनो किसी की लाइफ में, सही बात है। है ना। तो भाई अपना कोई अच्छा जीवन जी रहा तो जीने दो। एक सवाल, अच्छा मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मेरे मन पढ़ते टाइम आया, हाँ, लेकिन हाँ, वो लिखे हुए हाँ, हैं as it अरे is, है अरे ना? कोई भी। एक जगह है जहां मुझे भरोसा नहीं होता आपके ऊपर। अच्छा, ठीक है। एक आपने लिखा है कि एक मैंने प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, वो हाँ, मेरे साथ कुछ समय तक वो रही, मैंने हाँ, उससे बातचीत करी, हाँ, उसके बाद वो चली गई, और नीचे से जो जो भाई साहब जो आपके साथ थे वो बेचारे वेट कर रहे थे बहुत देर तक, वो परेशान तक हो गए कि अरे इतना भाई, टाइम क्या कर रहे हो? नहीं मैं बताऊं हुआ हाँ क्या। हाँ हाँ। पता नहीं उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, बट मैं, मेरे को जो याद है, जी जी जी। क्या हुआ कि हम गए ढाका, हम्म। मैं और वो जो मेरा फ्रेंड था शाहीन भाई। जी जी। तो ढाका गए तो अ, जैसे हम लोग उस दिन शायद उधर अफगानिस्तान एम्बेसी में गए। तो वो बोले कि भाई, मतलब मुझे ऐसा लग गया वहाँ से एम्बेसी में जाके कि यहाँ से बात बनेगी नहीं। जी। इतने सारी फॉर्मेलिटीज़ बता दी उन्होंने, पेपर्स की। तो फिर हम गए पाकिस्तान एम्बेसी में। तो वो लोग बोले कि भाई आप कल आना। शाम हो गई थी, है ना। तो हमने कहा अब हमें रुकना था वहाँ पे। तो अब मुझे भाई, मैं तो एकदम नया था, और वो जो मेरे साथ थे एक्चुअली उनको भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जी। तो हम लोग जो है, पर इंसान अच्छे थे वो, हाँ, शाहीन भाई हाँ, इज गुड हाँ, ह्यूमन हाँ, बीइंग। अच्छे, वो हम्म अच्छे व्यक्ति हैं। हम्म तो क्या हुआ कि एक होटल में हम जाके, मतलब रूम ले लिया। हम्म। अच्छा, रूम हमने लिया जैसे दिन में 4-5 बज रहे होंगे, है ना, शाम का, मतलब 4 बज रहे होंगे, मतलब डे टाइम था। अब डे टाइम तो में तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम जैसा एक नॉर्मल होटल होता है, जी जी। एयरपोर्ट के पास था। हाँ 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 जो हाँ। ढाका एयरपोर्ट है, जैसे हमारे महिपालपुर है। हाँ, 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 हाँ हाँ। हाँ, इस तरह का एरिया था। महिपालपुर भी वैसे ही। तो
क्या हुआ कि अब वहाँ ले लिया रूम। जी। तो उस समय तो कुछ था नहीं, तो जैसे हम फिर मतलब रूम में बैठ गए, 5 बजे के बाद लिया हो मान लो, तो रूम में बैठ गए, 8 बज गए सपोज, है ना। तो वो बोले कि खाना, मैंने कहा खाना खाने के लिए चलते हैं। तो वो कहने लगे कि, मैंने कहा यहाँ नहीं मंगाते, होटल में नहीं मंगा, मतलब रूम में नहीं मंगाते, बाहर चल के खाते हैं, थोड़ा ढाका भी घूम लेंगे। तो वो पॉश एरिया था जी। ढाका का। अब मुझे को एक गुलशन एरिया है ढाका में ना, वो गुलशन एरिया में था वो होटल। अच्छा। तो गुलशन एरिया ऐसा है जैसे अपना दिल्ली का समझ लो कि कनॉट प्लेस, इस तरह अच्छा। का एरिया है। अच्छा। हाँ। तो जब मैं नीचे आया जी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो स्टेयर्स थी ना, सीढ़ी से लेके और नीचे लॉबी तक लड़कियां ही लड़कियां खड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। लड़कियां ही लड़कियां खड़ी थी, कम से कम भी होंगी 100 से ऊपर। दलाल भी थे उनके वहाँ पे और जस्ट लड़कियां ही थी? बस लड़कियां लड़कियां अच्छा। खड़ी हुई थी नीचे तक। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो होटल ऐसे था कि वहां से जैसे जाती थी कहीं। अच्छा, मतलब वो मेन सेंटर था। हाँ। और आप लोगों को आइडिया नहीं था कहाँ रूम ले रहे? आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अरे भाई मैंने कहा, मेरे पहले तो समझ में नहीं आया। मैंने सोचा इतनी भीड़ क्यों हो रही है ना। मैंने सोचा कोई पार्टी वगैरह होगी। तो हाँ, मैं नीचे 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 हम लोग आ गए, 3rd फ्लोर या कोई सा फ्लोर था। तो नीचे आ गए, तो पूरे सीढ़ियों पे खड़े हुए, फिर लॉबी में नीचे खड़े हुए थे काफ़ी सारी लड़कियां। तो हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैंने कहा, शाहीन भाई ये इतनी भीड़ क्यों हो रही है यहाँ पे? कह रहे ये तो होटल जो है ना वैसा लग रहा। तो मैंने कहा कैसा लग रहा? कह रहा, मतलब बंगाली में वो बोले, अपनी की लागबे है, मतलब क्या सॉरी, हाँ, अपनी की लागबे, अब उसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपको लड़की चाहिए क्या? अच्छा। अरे मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे? किसको नहीं चाहिए? नहीं नहीं, तो मैंने कहा नहीं यार क्या बात कर रहे। तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हमने जैसे डिनर वगैरह किया, 2 घंटे के बाद करीब वापस आए। तो उस समय जो है भीड़ खत्म हो गई थी, कोई नहीं था वहाँ पे। तो कोई नहीं था, हम लोग ऊपर अपने रूम में दोबारा आ गए। तो वो शाहीन भाई मेरे से बोले, मैंने कहा पूरे सब लोग कहाँ चले गए? कह रहा कि बस चले गए जहाँ जहाँ जाना था। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो कहने लगे कि, मैंने कहा यार ये मतलब ऐसा इतना खुला मामला कैसे चल रहा? उससे पहले मैंने वैसा मतलब मामला देखा नहीं था जी 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 कि भाई इस तरह से भी होता है ओपनली। ये। हाँ। हाँ, ओपनली क्या, हमें तो इंटरनली भी नहीं पता था ये क्योंकि कौन सा साल था ये वाला? ये 2005 था। 2005? ठीक है। नहीं 5 नहीं 4 था। अच्छा, तो हाँ ठीक है, हाँ, आई अंडरस्टैंड। थोड़ा अब 2004 था। ज्यादा हो गया है, पहले फिर भी थोड़ा सा कम रहता हाँ, था। हाँ। 2004, 21 साल हो गए। जी जी। 21 साल हो गए। फिर ऐसा ना देखो, होता भी होगा तो भाई हम तो छोटे शहर के व्यक्ति थे। मैं रुड़की में पैदा हुआ, वहां तो सब एक दूसरे को जानते हैं, ये जी तो जी बहुत जी। दूर की बात हाँ है। हाँ हाँ। अभी भी शायद ये सब नहीं होता होगा हमारे शहर में, तो पर छोटा हाँ, शहर लगभग है। हर शहर में भैया एक एरिया जरूर होता है जो घटिया माना जाता है, लगभग हर शहर में। हाँ, मतलब हमें आइडिया नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि, तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे कोई करता है? कह रहा नहीं नहीं ऐसे है, ये है, मतलब उसने मेरे को बताया। तो मैंने कहा इनसे बात कर सकते हैं क्या? कह रहा आउट हाँ ऑफ क्यूरियोसिटी। हाँ। मैं कह रहे कि हाँ हाँ। तो मैंने कहा लेकिन सब चली गई। तो उसने जो है कह रहा मैं अभी आता हूँ। तो नीचे गया। तो नीचे गया तो एक छोटा छोटा सा था, वही दलाल ही होगा, वो दलाल टाइप का बंदा था वो उसका। तो उसको ले आया वो। तो उसने कहा कि वही कि भाई, तो मैंने कहा कि मुझे बात करनी है ना। तो वो कह रहा कि किससे? तो मैंने कहा कोई से भी, कोई भी हो। तो वो मेरे को नीचे ले गया, ग्राउंड या 1st फ्लोर पे एक हॉल था मतलब। तो हॉल में ले गया। वहां पे उस समय भी हॉल के अंदर भी कम से कम 30-40 लड़कियां ऐसे बैठी हुई थी। तो कह रहा किसी को भी ले जा लो। मैंने कहा यार। तो फिर उसमें से एक लड़की को मैंने कहा इससे बात, वो आ गई, रूम में बैठ गए वो, है ना। तो वो कहने लगी कि वही सब जो, मैंने कहा वो नहीं, मैं आपसे बात करनी है मुझे। कह रही हाँ। तो बंगाली जो है मेरे को करीब करीब 50% से ज़्यादा बोल लेता था, समझ में 80% लेता था, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसको भी क्या है, बड़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे से बात करने में, क्योंकि मैं इंडियन था। और भारतीय लोगों को बाहर जो है वो ये देखते हैं कि भाई मतलब वो सलमान खान और शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन जी को एडमायर करते हैं, है ना। जी जी जी। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप मतलब इतने सुंदर हो तो आप तो एक्ट्रेस बन सकते हो। तो वो अपनी कहानी बताने लगी, बड़ी गरीब परिवार से थी। लेकिन जो उसने मुझे अपनी बात बताई, मेरे अंदर ये फीलिंग है आज भी, और आज भी जो लोग इस तरह का काम करते हैं
देखो क्या है कि जो कुछ महिलाएं मान लीजिए जो प्रोस्टिट्यूट हैं, वो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अगर वो ऐसा करती हैं, तो ये तो देखो उनका बहुत बड़ा त्याग है, ठीक है नहीं? मान लो वो कुछ और कर नहीं पा रही हैं और अपना मान लीजिए उनका पति जो है कुछ करता नहीं है, बच्चे पालने हैं, तो वो अपना मान लीजिए शरीर का बेच के या इस्तेमाल करके वो अपना परिवार का खर्चा चला रही हैं, है ना? जीवन यापन कर रही हैं। और एक भाई बड़े संपन्न परिवारों की महिलाएं हैं जो कि शौक में सेम हरकत कर रही हैं। हाँ सेम मतलब प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर रही, वो लोग अपना शौक पूरा करने के लिए जो है अपने बॉडी की मतलब नीड तो हस्बैंड पूरी करता होगा, बट इसको मतलब इसको बोलते हैं कुल्टा। उल्टा हाँ कुल्टा। slut, हाँ? हाँ हाँ, है ना? हाँ, लेकिन हाँ। जो प्रोस्टिट्यूट है वो कुल्टा नहीं है। जी जी जी। प्रोस्टिट्यूट तो एक तरीके से उसको ये माइंड में आ गया कि भाई ये मेरा बिजनेस है, उसने भी वही पर सब आपको नहीं लगता बताया। जिस तरह की महिलाएं बहुत सारी, मैं सभी महिलाओं की हाँ बात नहीं हाँ करूं, हाँ चरित्रहीनता जितनी बुरी तरह से आ रही है, चरित्र प्रोस्टिट्यूट का धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं मैं वही कह रहा, जो चरित्रहीनता है जी समाज के लिए एक्चुअली में तो वो नुकसानदायक है ना? चाहे वो पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, चरित्रहीनता दोनों के लिए खराब है। जी। लेकिन मान लीजिए कोई महिला किसी आर्थिक परेशानियों के कारण उसके पास कोई और चारा नहीं है, तब वो मजबूर है ऐसा करने के लिए, तो वो उसको उस निगाह से देखना चाहिए, है ना? इसीलिए आप देखेंगे कि विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट लीगल है। नहीं, हमारे यहाँ भी लीगल ही है पर बड़ा हश हश अफेयर, आई डोंट नो, हमारे संस्कार इतने खतरनाक हैं, खतरनाक ही बोलूंगा मैं, हाँ कि हम बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, कि कहीं ना अदालतें कहती है तो इलीगल है ही नहीं, तो इलीगल नहीं है तो वो महिलाओं को, पुलिस को पैसा क्यों देना पड़ता है हर बात के लिए, तो वो समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन है उसमें। पर एक और सवाल है, पाकिस्तान एम्बेसी वाला मामला, मैं तो सरप्राइज हूँ, उसने ये नहीं बोला आप कन्वर्ट हो जाओ। नहीं उनको कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। ये हाँ देखो मैं आपको एक बात बता देता हम्म। हूँ, जो देश को चलाने वाले लोग हैं जी या जो एजेंसीज हैं, जी। एजेंसीज को किसी धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। राष्ट्र पहले है, नेशन है ना पहले, तो उनको अपना देश के लिए मान लीजिए कोई एसेट बनाना है या काम निकलवाना है या करवाना है, तो उनको वो थोड़ी ना मौलाना थोड़ी ना है कि सीरियसली आप कितने खतरनाक एसेट निकलते हैं ना, गलती से हमने ज्वाइन कर लिया होता तो उनको, नहीं मतलब लेकिन यू ऐसा वुड हैव संभव बीन, ही नहीं है। आई नो, आई हाँ एग्री, बट हाइपोथेटिकली आप हाँ वो बड़े तो खतरनाक एजेंट निकलते हैं उनके, मतलब देश परेशान हो जाता है। हाँ ये तो है फिर, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। पर उनका ऑफर बड़ा अच्छा था, 25 लाख रुपए, और ये सब ऑफर खराब नहीं था उनका, उसको रिजेक्ट करना नहीं इतना 25 लाख टेम्पटिंग रुपए ऑफर। का ऑफर उन्होंने नहीं दिया था। हाँ। वो तो जो मैं एक स्टार न्यूज चैनल था उस समय, नहीं नहीं, एक जगह पे उन्होंने, आपने लिखा है कि जो वो तो उन्होंने तो ये ऑफर दिया था जी, कि भाई 25 लाख इन्वेस्ट करवा देंगे बांग्लादेश में आपके लिए हम। नहीं वो हाँ वो तो उन्होंने मुझसे पूछा होगा कितने रुपए का हाँ हाँ बिजनेस हाँ करते हाँ हो, हाँ हाँ तो वो मैंने कुछ भी हाँ बोल दिया होगा मैं हाँ कौन सा हाँ बिजनेस कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली उन्होंने दो बातें बोली उन्होंने मुझसे। उन्होंने कहा कि भाई एक तो इन बंगालियों के ऊपर विश्वास मत करना आप। अच्छा। हाँ उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि मैं इंडिया बांग्लादेश में जो इम्पोर्ट और ये एक्सपोर्ट पंजाबी का, रहा होगा, इसने ये कहा हाँ होगा। ये पंजाबी था। हाँ हाँ 100%। बहुत ही पाकिस्तान को इनहेरिटेंट नफरत है एक दूसरे के लिए, इन पंजाबियों को स्पेशली पाकिस्तान के हाँ बंगालियों से, उनको नफरत तो चलिए एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, हाँ उनको बंगालियों से घिन आती है, दे आर नहीं नहीं डिसगस्टेड बाय बंगालीज। ऐसा मैं आपको इसका रीजन बता जी रहा, जी। एक्चुअली क्या है उनमें जो है अब माइक आप एडजस्ट कर लीजिए पैर से। हाँ सुपीरियरिटी हाँ। का एक भाव है। पाकिस्तानी पंजाबियों में, हाँ हाँ विदाउट डाउट। है ना? क्योंकि देखो पाकिस्तान में 80% मामला पंजाबियों के पास है, जो पाकिस्तानी पंजाब है। 143 सीटें हैं शायद पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में, अगर आप पंजाब जीत गए हाँ तो आपको बाकी इलेक्शन मत लड़ो चलेगा, शायद 110 पे सरकार बनती है, 143 सीटें पंजाब में ही है। हाँ अब आप सोच के देखो कौन सा देश ऐसा होगा हाँ जो अपने स्टेट्स को ऐसे डिवाइड करता है कि बस ये जीत जाओ, आपको जरूरत नहीं बाकी जगह जीतने की। जैसे हम उत्तर प्रदेश को बोलते हैं 80 सीटें हैं, हाँ पर 80 सीटों से आप सरकार नहीं बना सकते, हाँ इम्पैक्ट है उसका, पर जी सरकार नहीं बन सकती। जी जी। पर जानबूझ के एक स्टेट को इतनी सीटें देना कि यहाँ जीत जाओ तो बाकियों की जरूरत नहीं आपको, ये हाँ हाल है पाकिस्तान ये तो आपने एक पॉलिटिकल वो बता दिया, का। जी बट जो वहाँ पे जो मतलब एक जो प्रशासन है ना, या जुडिशरी है या आर्मी है, जो कि वहाँ की सब कुछ ही है आर्मी। आर्मी में भी आप देखेंगे जितने भी जो जनरल बनेंगे वो सब पंजाबी ही बनेंगे। बिल्कुल। और हमेशा एक्चुअली पूरा देश जो है पाकिस्तान, वो कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी पंजाबीज। तो थोड़ी सी वो दूसरे लोगों को हीन भावना से देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो पठान है,
अब इमरान खान जी की उन्होंने रेल बनाई हुई है ना, कैसे जैसे करके बेचारे अभी तो सत्ता में आ गए थे। डेथ की भी खबरें आ रही हैं कि हाँ शायद मार तो दिए गए हैं। है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है ही वहाँ पे। तो वो मुझसे कहने लगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे कुछ लोग हैं जो कि इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बांग्लादेश से ही, उनके साथ आप मिलके कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये तो है उनकी शुरुआती पेशकश, फर्स्ट डे। लेकिन जब उनको ये पता चल गया कि भाई ये संजय गुप्ता नहीं है, ये तो शेर सिंह राणा है। अब वहां पे चलेंगे, उसके पहले हाँ मुझे पासपोर्ट की गर्मी के बारे में बताइए। लिटरली लिखा है पासपोर्ट की गर्मी, वो हाँ बताइए पासपोर्ट की गर्मी देख के आपने कैसे पहचाना? मतलब जैसे मैं अपने आप को आपकी जगह रखता हूँ, हर पढ़ने वाला अपने आप को हीरो की जगह जरूर रखता है। जी जी जी। तो मैंने जब जहां जहां जो चीज मैंने रखा, मैंने बोला यार मैं तो नहीं पढ़ पाता कि ये पासपोर्ट अगर गर्म होता, उसके जगह मैं नहीं बोल पाता, मेरे दिमाग में नहीं आती कि मेरा दिमाग कुछ और चल रहा होता। हम्म। तो ये कैसे इस बहुत ही मतलब ये पासपोर्ट की गर्मी समझने के लिए बहुत काम दिमाग चाहिए। हाँ हाँ देखो, वैसे मैं नेचुरली काम दिमाग का ही हूँ। जी। हाँ, मैं काम नेचर का ही व्यक्ति हूँ। हम्म। और गुस्सा तो बहुत रेयर मुझे आता है, आपको तो है ना, ईश्वर ना करे कभी आए, हम्म। आना भी नहीं चाहिए, हम्म। गुस्सा तो फालतू की चीज ही है। हम्म। तो ऐसा जनरली देखो, मैं उनसे वीज़ा से रिलेटेड बात करने के लिए गया और काफ़ी एंटरटेन किया उन्होंने मुझे, काफ़ी बातचीत करी, कम से कम भी 1.5 घंटा 2 घंटा बातचीत करी मुझसे। क्योंकि उनकी भी भाई एक जिज्ञासा रही होगी कि इंडियन आदमी यहाँ बांग्लादेश से पाकिस्तान का वीजा हाँ मांग रहा है। हाँ, और जाना अफगानिस्तान है आगे। उसने कहा भाई इस्लामाबाद क्यों जाना है, मैंने कहा जी वहाँ से काबुल जाना है, अफगानिस्तान। तो फिर क्यूरियोसिटी तो आएगी थोड़ी सी। जी जी। हाँ, अभी हम उस पर चलेंगे जो आप कह रहे थे ना कि उनका जो 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 उन्होंने ऑफर करा था क्षत्रिय महासभा, कि मैं एक्चुअली चैप्टर बाय चैप्टर चल हाँ रहा हूँ, हाँ जो हाँ आपने हाँ चैप्टर बाय चैप्टर ही जा रहा हूँ मैं भी। हाँ। क्षत्रिय महासभा ने शायद आपको डिसअपॉइंट किया, ये कहना सही रहेगा? उस मतलब समय जब आप मजबूरी में थे तब? जब मैं आ गया था वहां से। नहीं नहीं, जब आप अफगानिस्तान में थे, अब क्षत्रिय महासभा वालों से आपने पैसों की डिमांड की थी, भाई इस काम में जो ये वाला काम है थोड़ा हेल्प हो जाए। उसमें हेल्प हो जाए, तो देखो उस क्षत्रिय समय, महासभा ने हेल्प नहीं कर पाए वो। देखो क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो जितने भी सामाजिक संगठन है ना, जी जी। ये भले ही संगठन है बट ये कंट्रोल्ड बाय 1 और 2 पर्सन्स। हम्म। जो भी संस्था है उसको 1 2 बंदे ही चलाते हैं, बाकी तो बेचारे ऐसे जुड़े रहते हैं। इसमें क्या है कि अ, जैसे आपके संपर्क में जो व्यक्ति आए, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एक्चुअली क्या है, देखो आप किसी से कोई हेल्प मांगते हो, जी। भाई उसके अपने कुछ रीजंस होते हैं, उस हम्म। समय के हालात होते हैं। जी। कोई आदमी आपकी हेल्प कर पाएगा जीवन में, कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होता कभी भी, आपको बता दूं। हम्म। मैं सोचता हूँ कि हमेशा, क्योंकि देखो हमसे भी लाइफ में बहुत लोग हेल्प मांगते हैं, सबकी मदद हम भी नहीं कर पाते। कोई निजी रूप से हेल्प मांगता है, कोई सामाजिक रूप से हेल्प मांगता है, कोई किसी फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड हेल्प मांगता है ना। तो अब सबको हेल्प भाई किसी की कर पाते हैं, किसी की नहीं कर पाते। तो जिस समय मान लीजिए हमने हेल्प मांगी, तो एक तो उनको हो सकता है भाई यकीन भी ना हुआ हो। भाई उस समय मैंने कोई अपना काम जो है वो पूरा थोड़ी ना कर दिया था। एक आदमी फोन करेगा, कहेगा जी मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसने सोचा होगा पता नहीं अफगानिस्तान है या कहीं और ही है, क्या सिचुएशन है ना। थोड़ा डरेगा भी, पुलिस भी पीछे पड़ी हुई थी। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा सहायता तो देखो मेरे घर के, मेरे जो परिवार है उन्होंने ही किया। सीधी सी बात। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि किसी ने हेल्प नहीं करी, और हेल्प करी लोगों ने, और जिसने करी उसका भी बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं करी ड्यू टू एनी रीजन उसका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि बेचारे ने उस समय नहीं करी होगी तो बाद में करी होगी। नहीं, पर मुझे ये लगता है कई बार क्या होता है, जैसे जो पृथ्वीराज चौहान वाला जो पूरा मामला है वो इसलिए है क्योंकि जो आपकी पूरी किताब का जो वो पैटर्न है कह लीजिए, या अंडर करंट कह लीजिए, वो ये वाला है कि क्षत्रियों का आत्मसम्मान लौटना चाहिए। जो पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने का जो प्लान था, उसमें किसी की मदद ना करना वो थोड़ा आश्चर्यजनक है। पर वापस अगले चैप्टर में फिर से हमने पाकिस्तान एम्बेसी की बात करी है, तो आपने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपके कहे अनुसार हिंदुस्तान में बम फोड़ने पड़ेंगे जैसे आप दूसरे लोगों से कराते हैं, और आपके ऐसे बहुत लोगों को से मैं तिहाड़ में मिल चुका हूँ। उस पंजाबी आदमी ने मेरी बात सुनकर कहा कि हम तो किसी से भी बम नहीं फुड़वाते, और वैसे भी आदमी आदमी देखकर काम लिया जाता है, हम तो सिर्फ आपके फायदे वाला काम ही बताएंगे। मैंने कहा जैसे, उसने कहा कि हम ढाका में 25 लाख इंडियन करेंसी दिलवा देते हैं आपको, आप इंडिया जाकर उसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे एक दो काम उन्होंने मुझे और बताए। और एक दो काम क्या बताए थे? हाँ, ये जो करेंसी वाला है ना, जी जी। उस समय ये फेक करेंसी नहीं चलती थी, जी 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 तो जी। ये उसकी बात हो रही है। अच्छा। हम्म। अच्छा। हाँ, ये उसकी बात हो रही है। जैसे कि भाई उन्होंने कहा बम बम हर एक से नहीं फुड़वाते,
पैसे कमाने हैं हाँ तो हाँ फेक करेंसी देते हैं, वहां जाके चला लो, हाँ हाँ यूज कर लो। हाँ ये हाँ इस तरह मतलब की। कुछ भी, मतलब कुछ भी करो, हाँ भारत को नुकसान पहुंचाओ चाहे जैसे नहीं, पहुंचाओ। देखो क्या है भाई, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम्म देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हर देश का ये पहला कर्तव्य है कि सामने वाले देश को, जो उसका विरोधी देश है, उसको किसी भी प्रकार से भाई डैमेज करना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब हर प्रकार से। तो वो अपना काम कर रहा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस लालच में आएंगे या नहीं आएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आज के समय में भी आपको क्या सोचते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं, आए दिन पकड़ती है पुलिस, जो कि वहां पे इंफॉर्मेशन देते हैं पैसे के लिए। उसमें पर हिंदू लोग भी ऑफर हैं, बहुत उसमें टेम्पटिंग है मुसलमान भी उनकी, है। आपका उनको मना करना हम्म। ठीक है, वो दिखाता है कि आप, मतलब आपका प्लान कुछ और था, बाकी चीजें आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हाँ, आपको ऐसा जान नहीं का है। भी खतरा था बाय द वे, मुझे देखिए ऐसा क्या लगा। है, उनसे डिफरेंस है, डिफरेंट ही है हम, जो ये जो करते हैं ये सब हम्म काम। वो आप सोचो कि जब पुलिस उनको पकड़ती है तो वो बात करते हैं जी 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए के लिए वो अपना गड़बड़ कर देते हैं देश के लिए। हम्म। तो वो पता नहीं किस सोच के लोग होते हैं, और शायद उनकी बेचारों की औकात भी बहुत कम होती है। ठीक है नहीं, ये आपकी मानसिक स्थिति भी डिपेंड करता है ना। अब हमारी मानसिक स्थिति, हमारे ऊपर 1000 2000 करोड़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को आप मतलब मेंटली किसी भी रूप में अगर मुझे नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप चाहे कहो कि भाई मैं तेरे को 1 लाख करोड़ दूंगा, क्योंकि मैं लाइफ को कैसे जीता हूँ भाई, पैसे तो ऊपर लेके जाने नहीं है, यहाँ पे अपना मजेदार जीवन कट रहा है। ठीक है नहीं, अब मैं आपसे ले भी लूँ 1 करोड़ रुपए अपने मतलब गलत काम करने के लिए, तो करूंगा क्या उन पैसों का, है ना भाई। एक जो जरूरत होती है ना, चाहे उस समय रही हो, चाहे आज हो या इन फ्यूचर, तो वो हमारी ईश्वर ने पहले ही पूरी की हुई है ना। तो हम पैसे, ऐसा नहीं है पैसे खराब लगते हैं, बट इज्जत के साथ आनी चाहिए, और मन पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, है ना। और आप, और देश विरोधी कोई काम करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता इंसान। आपकी किताब का जो भाग 2 है, रुड़की से तिहाड़ तक, उसका भाग 2 आप फ्लैशबैक में कहानी सुनाते हैं कुमार जी को, है ना, उनको आप कहानी सुनाते हैं, तो उस कहानी में आप बताते हैं आपकी दादी का नाम मुकुंद कौर था, वो आपकी दादी वो थी, सिख थी। नहीं नहीं, हाँ क्या है कि पहले जो थोड़ा मतलब अच्छी बड़ी फैमिलीज थी, जी। तो वो लोग लड़कियों के नाम के पीछे कौर लिखते थे। अच्छा। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता इसके लिए क्या रीज़न रहा होगा, बट मैंने कई जो राजकुमारियां हैं या जो रानी हैं, उनके नाम के पीछे भी मैंने देखा है ये। तो जो मेरी जो दादी जी थी, वो बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थी। जी। वो इधर की थी, एटा की, हम्म और शायद जादौन ठाकुर थी। हम्म तो ये जो मेरे, एक्चुअली जो मेरी जो दादी जी के जो फादर थे, तो उस समय शायद वो तहसीलदार थे अंग्रेजों के टाइम पे। अच्छा। हाँ, जो उनकी प्रॉपर्टीज रही होंगी वो तो थी। तो वो उस समय भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, मतलब पढ़ी लिखी फैमिली थी मतलब वो। तो ऐसा मुझे बताते हैं कि वो तहसीलदार थे, तो जो मेरे दादाजी थे वो एक बड़े जमींदार थे। जी, आपने कहा 7,000 बीघा जमीन थी, हाँ और उसमें से 300 बीघा किसी तरह उन्होंने मैनेज कर लिया ताकि वो कब्जा ना हो जाए, तो जो हाँ। बाकी के जो 6,700 बीघे जमीन थी, उसका मुआवजा वगैरह मिलता था उस टाइम पे, या नहीं, डायरेक्ट मुआवजा कब्जा? किसी को कहाँ मिला। अच्छा। हाँ, मुआवजा तो मिला नहीं ना किसी को, क्योंकि और अगर आप अभी केस कर्ज करने के लिए अलाउड है, या वो भी नहीं नहीं, अलाउड है? किसी को अलाउड नहीं है भाई। ये जो, एक बात सुनिए, जी जी। अब कोई मान लीजिए जिस समय भारत बना, और जो राज्य थे, जो रियासतें थी, वो विलय हुई, तो उनको क्या मुआवजा मिलेगा तो उनको। मेरा सवाल वही है ना भैया, मैं फिर वही पूछना चाहता हूँ। हाँ मैंने शायद ये सवाल आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, जी इधर फिर पूछ रहा हूँ मैं, जी जी। कि 7,000 बीघे जमीन शेर सिंह राणा जी के दादाजी ने उनको सरकार को दे दी, नहीं, दे नहीं दी। ले ली सरकार अरे ने। भाई, सरकार ने हमारी थोड़ी ना ली, हाँ सुन पूरे लीजिए इंडिया ना, में पूरे इंडिया में सबकी ले जिस ली। समय इंदिरा गांधी जी ने सीलिंग एक्ट लाई और हम्म जमींदारी सिस्टम खत्म किया, हम्म तो सीलिंग एक्ट में क्या हुआ कि भारत सरकार ने रूल बनाया कि कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति जो जमींदार है, उसके पास इससे ज्यादा जमीन नहीं रहेगी। इससे ज्यादा जो भी जमीन है वो सरकार जो है वो ले लेगी। तो ये सीलिंग एक्ट आया है ना, सीलिंग एक्ट लाई इंदिरा गांधी जी, तो जमीन ले ली गई। अब इसमें क्या है, कई लोगों के पास आज भी आप देखोगे कि बहुत जमीन है, पुश्तैनी। तो वो कैसे है कि जो उनके जो पूर्वज थे वो तेज लोग थे, समझदार लोग थे, तो उन्होंने अपनी जमीनें कैसे बचाई कि अपने रिश्तेदारों के, जो थोड़े गरीब रहे, या अपने नौकरों के, अपने परिचित लोगों के, है ना, दोस्तों के। जिसे बेनामी कहते हैं जो। हाँ, हम्म तो वो उनको उन्होंने दे दी। हम्म। तो फिर अच्छा, बाद में जो है उनको वापस ले ली उन्होंने। हमारे दादाजी ने भी ऐसा प्रयास किया, क्योंकि उस समय जो मेरे फादर साहब बताते थे, तो मेरे फादर जो है उस समय नाबालिग थे
जिस समय ये सीलिंग एक्ट आया था। तो नाबालिग के नाम नहीं हो सकती थी जमीन। जो 18 साल से ऊपर थे या जो भी उस समय एज रही होगी, 18 ही थी शायद, तो जो मेरे ताऊ जी थे सिर्फ वो बालिग थे। तो मेरी दादी जी, मेरे ताऊ जी और मेरे जो दादाजी, तो उन लोगों के पास आ गई ज़मीनें, है ना। जैसे उस समय मुझे लगता है कि शायद 85 या 90 बीघे के आसपास एक व्यक्ति को अलाउड किया था सरकार ने। प्लस जो काफ़ी सारी ज़मीनें जो वहाँ पे मतलब जैसे नौकर थे तो वो जोत रहे थे, तो बाद में उन्हीं के पास चली गई। बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए। अभी भी फिलहाल आज के समय में भी, आज की डेट में भी 1200 बीघा जमीन है जिस पर जो है चकबंदी का हमारा केस चल रहे हैं। बस अभी भी चल रहा है उसका। जैसे क्या है कि चकबंदी में क्या होता है कि पुराने नाम आते हैं जी। उससे चक बनते हैं। अब क्या उसमें नाम तो है मेरे दादाजी के, उसको बोता कोई और है, मतलब है किसी के पास ही, कब्जेदार उसमें कोई कोई है। तो अभी भी नाम आते रहते हैं, लेकिन क्या है कि वो अब डिस्प्यूटेड चीजें हैं और सरकार ने सीलिंग एक्ट लाया। अब तो दोबारा बता रहे हैं, बिहार में तो दोबारा से लाने के चक्कर में थे नीतीश कुमार जी। अच्छा। हाँ, कि भाई अब मुझे इसको और मुझे कम समझ कर में नहीं दो। आता कि जैसे पॉलिटिशियंस ले आते हैं इस तरह के नियम कानून, और पॉलिटिशियन इस तरह नियम कानून इसलिए लाते हैं कि वो जो पुराने अमीर हैं उनको औकात दिखा के बताना चाहते हैं कि अब हम नए अमीर हैं, अब तुम्हारा सब कुछ हमारे पास आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 7000 बीघे को, चलिए इग्नोर ही कर देते हैं। नवाब था हैदराबाद का, या जैसलमेर के राजा थे, जयपुर के राजा थे, इनके तो पूरे स्टेट थे, सब कुछ इनका था, मतलब जल पानी बिजली सब इनका था, ठीक, कुछ किसी का नहीं था। उनसे आपने ले लिया, ठीक है, ले लिया उनसे। फिर आप जो है छुट्टियां मनाने के लिए एनएस विराट को यूज करने लगे। मतलब जो राजा महाराजा करते थे आप वही कर रहे थे ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी कर रहे सारे हैं। लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी जो है नया तो क्लास ये आया नए है, राजा है ना। नए राजा। हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? हाँ, कि भाई मेरा तो आप ये छीन रहे हो कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे राजशाही खत्म हो गई, हाँ। लेकिन आप हर चीज इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, हर चीज आप रजवाड़ों की तरह यूज कर रहे हो कि मेरा बेटा ही वो बनेगा। मैं प्रधानमंत्री हूं, अब मेरा बेटा, एक तो लेकिन मैं इसमें एक मेरा इसमें तर्क या आंसर ये जी है इसमें, जी जी और मैं आप पूरे आपके जनता को भी बताना चाहता हूँ। जी। देखो क्या है, आपको बता दूं, लाइफ जो है ना, मतलब जो आपका जो प्रश्न है या जो आपकी पीड़ा है वो करेक्ट है, लेकिन मैं स्पेशली राजपूत समाज से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है अब इसमें पीड़ित होके कोसना बंद कर दो। देखो जैसा देश होता है, जैसा समय होता है, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वर्तमान में रहिए। क्या है कि जब से ये धरती बनी है तो दो तरह के जो मतलब लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लाइफ को देख रहे हैं, ठीक है जी। कुछ हजार सालों से, उससे पहले कुछ दूसरे भी रहे होंगे, है ना। उससे पहले एक तरीके से जंगल राज बोल लीजिए, है ना। उसके बाद आपके जिसको हम मनुवादी बोलते हैं, तो जो मनु महाराज हैं एक तरीके से वो संविधान निर्माता है। बिल्कुल। बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले बिल्कुल। जो संविधान है या जो एक सिस्टम जिन्होंने मेंटेन किया कि भाई इस तरीके से जनता रहेगी, ठीक है जी, जिस तरह से रहेगी, एक ये तरीका है। उससे पहले जो है मनु महाराज ने लिखा जिसको मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति बोलते हैं, तो वो एक तरीके से संविधान है। अब उस संविधान के तहत हजारों वर्षों तक दुनिया चली है, ठीक है जी। अब हम ये कोसते रहें, या अब जो उसमें जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें उसमें फ्रीडम नहीं मिला, हमारे साथ अन्याय हुआ उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ठीक है जी, तो वो लगातार पिछड़ते चले गए। अब ये नया संविधान है, अब जब इसी हिसाब से ही हमें अपना पालन पोषण और अपने बच्चों का करना है, तो समझदारी है कि इसमें हम अपनी जगह बनाएं, इसमें हम कैसे मजबूत हो सकते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में, संविधान के तहत, उसमें हम विचार करें। हम अगर इसमें ही रहेंगे, मनु स्मृति में रहेंगे, तो पिछड़ जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। तो जैसा समय है उस अनुरूप हमें चलना चाहिए। तो मैं तो क्षत्रिय समाज को यही कहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि मनुस्मृति में भी सबसे ज्यादा जो अन्याय हुआ है, सबसे ज्यादा जो भेदभाव हुआ है, वो क्षत्रियों के साथ ही हुआ। क्योंकि उस समय मनुस्मृति में क्षत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप ब्राह्मण की रक्षा करेंगे, आप व्यापारी की रक्षा करेंगे जो कि वैश्य समाज है,
आप जो है शूद्र की रक्षा करेंगे, हम्म, जो कि आपके सब जो दूसरे काम है वो सब कर रहा है। अब रक्षा का भार जो है क्षत्रियों के पास था, यानी कि वो एक तरीके से सैनिक थे, बिल्कुल सोल्जर्स थे। बिल्कुल तो अब खून तो उनका ही बहा। भाई ये जो तीनों कैटेगरी हैं, इनका जो है ऐसा तो नहीं होगा ना इनकी सामूहिक हत्या हो गई हो या इनके साथ, सही ठीक बात। है काम ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 15-15 16-16 साल के बच्चे जो है रणभूमि में जो है शहीद हो गए। बिल्कुल तो उस समय भी भेदभाव कह लो या फिर ऐसा लगता है कि भाई राजा तो एक ही बना होगा ना, हाँ। और सब तो बेचारे और उसके ऊपर लॉलीपॉप दे दो बहादुरी का, कह रहे तुम तो बहादुर इसलिए मर रहे हो। आप समझ रहे हो ना मेरी हाँ, बात को, कि अरे भाई लॉलीपॉप दे दो कि हाँ तुम हाँ बहादुर इसलिए मर रहा है तू। देखो ये तो अब, लेकिन बहादुर की बात नहीं है इसमें, ये है क्षत्रियों के साथ क्या होता है, हाँ अधिकतर तो यही दिया जाता है ना कि अरे तू जो है तू क्या बात कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ जैसे आज आप मान लीजिए एक बेचारा एक सोल्जर है, आज एक सैनिक है बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसकी तनख्वाह आप बहुत ही उसके जीवन के अब अनुसार हाँ, बहुत लगभग नॉर्मल दे रहे हो। 80,000 के आसपास शायद हो हाँ गई। नहीं हाँ। नहीं, एक सिपाही को कहाँ 80,000 मिल कितने रहे हैं मिलते बेचारे हैं को। दिग्विजय सिपाही को? हाँ हाँ। बहुत कम तनख्वाह है उसकी, अगर आप उससे कंपैरिजन करोगे जो सिविल जॉब कर रहे हैं उनसे कम है उनकी। बिल्कुल। तो अब लेकिन अब आप उसको झांसा तो दोगे तो कहोगे सीरियसली हाँ हाँ और क्या। क्या और एक बात कर रहा है, 55 तो 45-55 थी, क्या बात कर रहा है, प्राइमरी टीचर की 50,000 सैलरी यार, दोबारा नहीं गूगल नहीं कर। सही है, वो उतना ही है। सैनिक को और कितनी दोगे, जो अभी 4 साल के लिए जो अग्निवीर वाला। अग्निवीर वाले हैं उनकी भी इतनी है बेचारों की तनख्वाह। अरे भाई साहब, अच्छा मुझे लग रहा था कि 45-50, मैं तो 80 के चक्कर में हूं भाई। न अरे नहीं प्राइमरी भाई, टीचर की सैलरी देखी कितनी है? हाँ तो टीचर की सैलरी ज्यादा है। नहीं नहीं सांप से बहुत डर गए आप। नहीं, मैं पहले ये बात हाँ कंप्लीट अपनी कर दूं। कंप्लीट कर तो लीजिए। हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ क्षत्रिय समाज को आज वर्तमान में रहकर वो इस बात से बाहर निकल जाएं कि भाई मनुस्मृति में उनका क्या रोल था। उस समय का संविधान जब आज नहीं चल रहा है, तो आज के संविधान में आप अपना रोल तय करें, कैसे आप तरक्की करेंगे इस समाज में, कैसे आपके बच्चे अच्छा जीवन जिएंगे, है ना। वही समझदारी है। अगर आप मूर्खों की तरह यही रट लगाते रहेंगे कि नहीं जी हम तो रक्षक हैं, हम तो सोल्जर्स हैं, और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनोगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। अरे भाई आज के समय में गौ माता की रक्षा करने का एक कानून है, सोल्जर्स देश की सीमा का रक्षा करने का एक तरीका है ना। भाई आज बाकायदा आप सैनिक के रूप में भर्ती होगे ना, आर्मी में भर्ती होगे। अब जब सब भर्ती हो सकते हैं, कोई भी भर्ती हो सकता है, अगर आपको हाँ शौक है तो आप प्रयास करो और तो जाओ मैं भर्ती यहीं होगे। पे मेरा जो डिसएग्रीमेंट है, आप कॉफी पीजिए, जी मेरा जो जी डिसएग्रीमेंट है वो यही है कि जब 47 में देश आजाद हुआ तो जो वैश्य थे, जो वैश्य समाज है, वो अपना काम कर ही रहा था, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ब्राह्मण समाज अपना काम करता रहा, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो शूद्र थे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, उनको रिजर्वेशन मिल गया दबा के कि भाई ओबीसी, सो कॉल्ड ओबीसी जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिला, वो सब रिजर्वेशन सबको मिला। केवल और केवल एक समाज है, क्षत्रिय समाज, जिसको जानबूझ के शायद, क्योंकि उनको डर है इससे कि कहीं ऐसा ना हो फिर उठ खड़े हो जाए, तो इनको ऐसे रगड़ो कि ये दोबारा ना खड़े हो सके। मुझे जो दिखता है वो ये नहीं दिखता मैं है। इसका रीजन जी बता दूं। देखिए ये बात मैंने कई जगह पर बोली है, जी। जो आपने बोला है हम्म। कि मनुस्मृति के लॉ और जो संविधान का मुझे लॉ है, सिर्फ इतना कहना भैया, क्यों आर्मी में क्यों नहीं देंगे हमको रिजर्वेशन, हाँ, मैं बस। वही कह रहा हूँ। उसमें दिया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, चलो भाई एक तरफ भाई, अब बाकी कास्ट को आपने कहा कि ये तो धंधा करते हैं, ये तो ये करते हैं, तो हमें केवल इसमें दे देते कि भाई चलो आर्मी में रिजर्वेशन है तुम्हारा। मैं बताता हूँ जी। क्या है कि जो ब्राह्मण है हम्म या जो वैश्य है या जो उनसे नीचे का मान लीजिए शूद्र है, तो जो इनके जो काम है ना, एक्चुअली उसमें प्राइवेटाइजेशन है। आप समझो भाई, व्यापार के लिए आपको कोई भी व्यक्ति दुकान खोल के बैठ सकता है। आप जो है पंडिताई करेंगे, मान लीजिए मंदिर में बैठना है, तो आप फ्री हो मतलब उस चीज के लिए। तो ये सब जो है शुरू से ही मतलब मतलब लोकतंत्र में भी शुरू से प्राइवेटाइजेशन ही है इसका। लेकिन जो आर्मी है, आर्मी को आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, उसको मतलब फ्री नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना भाई तू अपना वर्दी पहन के खड़ा हो जाए इच्छा से। तो ये शुरू से ही आर्मी जो है शुरू से ही कंट्रोल्ड बाय स्टेट है। हाँ स्टेट है, चाहे तब राजा उसके संभालता हो, है ना। मतलब कि वो तनख्वाह पे है शुरू से ही। तो अब क्या है कि जब ये क्योंकि पूरी तरह कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, हाँ ये है कि आपको इसमें कुछ रिजर्वेशन दे देना चाहिए था, अंग्रेजों ने दिया था। एक्स्ट्रा। हाँ अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि उन्होंने समझा कि भाई ये और कोई काम जानते नहीं है, जी। जानते भी नहीं। अभी जब ये अभी तक भी सुधरे थोड़ी ना है राजपूत समाज देखो व्यापार करना जानता नहीं जल्दी से, अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। व्यापार करना जानता नहीं है,
और जो अपने जो पंडिताई है, उसको ब्राह्मणों के अलावा किसी का दूसरे का एक्सेप्टेंस नहीं है मेंटली। कुछ लोग प्रयास करते हैं कि भाई हम भी करें, कई लोग कर भी रहे हैं, बट लोगों का मेंटली एक्सेप्टेंस नहीं है ना। और आपका जो दूसरे जो काम है ना, आप तो मजबूरी में कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड बन गए सब हाँ कुछ। हाँ, है ना। रक्षा भी कर रहे हैं, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बन हाँ, के कर तो रहे हैं। मतलब कि क्या है कि वो उसके अलावा कुछ जानते नहीं है, बट इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वर्तमान में आ जाइए बहुत जल्दी से। जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी आप तरक्की करने लग जाएंगे। अभी हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आप व्यापार करो, बिजनेसमैन बनो, पढ़ाई करके नौकरियां लो। मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है भैया, लेकिन मैं भारत में बिजनेस नहीं कर पाता। मैं अमेरिकन से कर लेता हूँ, आज भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे मेरी तरह के दिल के साफ चौड़े लोग मिलते हैं जो अपनी बात बहुत अपफ्रंट बोलते हैं, ये इतना होगा, इतने पैसे देंगे, और इतना ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और वो उसको अबाइड बाई करते हैं। 90% लोग, 10% धोखेबाज के बाद वहां मिले हैं मुझे, 90% लोग जो है वो मेरी तरह के मिलते हैं, चौड़े अपनी बात रखते हैं, बात खत्म, पैसा देते हैं और अपना काम करवाते हैं। यहाँ पे बिजनेस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है भारत के अंदर। देखो, थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि आप व्यापार करना सीख रहे हो 20 साल से 25 साल से। एक कम्युनिटी हजारों साल से व्यापारी है, डीएनए बन गया उनका। हाँ, तो वो तो एक्सपर्ट होंगे ही, तो उनसे टक्कर लेने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही आपको। एक बात बताइए, सांप वाला इंसिडेंट किया आप, बहुत ज्यादा उसके अभी भी डर लगता है? और ये मैं एक चीज और बता दूं आपको, जी जी, एक चीज और बता रहा हूं मैं। मनुस्मृति और संविधान जो आज का है, मनुस्मृति भी संविधान है एक बिल्कुल तरीके है, से। हाँ। तो उसमें उनकी समझदारी देखो आप, मनु महाराज की। उन्होंने क्या किया, ये अभी के संविधान में, और अगर हम उसको कंपैरिजन करें, तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार, धर्म और देश को संचालित करने के लिए, उसकी रक्षा करने का और काम करने का, उसमें जो काम होंगे दूसरे, उन्होंने चारों चीजों को ध्यान में रखा। मतलब धर्म भी उसमें बिल्कुल एक ऐड है कि भाई आप धार्मिक काम करेंगे, आप सुरक्षा करेंगे, आप व्यापार करेंगे, आप जो है मजदूरी करेंगे या किसानी करेंगे, हाँ, है ना, दूसरे सभी जितने भी बचे हुए काम है वो करेंगे। अब आज के संविधान में क्या है कि जो सिस्टम क्रिएट हुआ है उसमें धर्म के लिए कोई लाइन नहीं है, कैसे कोई करेगा, है ना, लोगों के ऊपर छोड़ दिया, लोगों के ऊपर छोड़ दिया। इसीलिए लोगों के ऊपर छोड़ दिया, तो उसके अंदर कोई, क्योंकि इनकम नहीं है या कुछ है नहीं, तो अब कोई सिस्टम नहीं रहा, है ना। मन से कोई करे कि भाई वो ब्राह्मणों के ऊपर उसका भार है कि भाई आपको ही करना है मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली, तो उसमें कुछ लोग इच्छा से आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए संविधान के अंदर भी कोई सिस्टम इसका रखते ना, तो आपको अच्छे लोग मिलते सिस्टम के तहत, है ना। और वो जरूरी है अगर आपको धर्म को जीवित रखना है, क्योंकि उन्होंने तो चारों चीजों में आपको कर दिया ना भाई, आप धार्मिक, अगर आप, उन्होंने बता दिया भाई आपको देश की रक्षा करनी है, ये वहां मिलेगा बंदा, धर्म की बात करनी है यहाँ मिलेगा, आपको व्यापार करना है, दुकान, ये लोग मिलेंगे, काम कराना है दूसरा, ये लोग मिलेंगे, है ना। अब आज के समय में आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, और धर्म का कोई मतलब खाना नहीं छोड़ा हुआ है उसमें कि भाई कौन क्या करेगा, कैसे होगा। एक्चुअली उसमें बहुत लोगों को सुनने में बुरा लगता है, पर जो मैंने संविधान के बारे में डीप स्टडी करी है, उसमें ऐसा है कि काफी ज्यादा माल चोरी का लगाया गया है उसमें, कि सच है जो वही बोलूंगी, या हमारे देश में कॉपीराइट को राइट टू कॉपी कहा जाता है, मतलब कि आपका चोरी करने का जो है मेरा अधिकार है कि मैं चुरा सकता हूँ कुछ भी आपका। तो अब जैसे उसमें संविधान में अमेरिका से कुछ हिस्सा उठाया गया है, कुछ हिस्सा रशिया से उठाया गया है, कुछ हिस्सा आयरलैंड का लिया गया है, कुछ हिस्सा जर्मनी का लिया गया है। अब जानते हैं समस्या कहां पर होती है? एक भारत जैसे इमोशनल गरीब देश को, जहां की शिक्षा उस समय की शायद 4% थी, शिक्षित लोग थे 3% ऐसे कुछ था, उस देश का जब आप संविधान बना रहे हो, आप रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड को का एग्जांपल घर पेल रहे हो, उधर से लेके इधर डाल दे रहे हो आप। रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑल दोस कंट्रीज। मैं आपको बताऊं जी, अगर मान लीजिए मुझे मौका मिलता संविधान को लिखने का, अगर मैं उस समय होता, ये आज मुझे मौका मिले, तो मैं, जैसे एक मूल होता है ना, मूल, इन द लाइट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। एक्चुअली मैं, संविधान की जो सोल है वो मनुस्मृति होनी चाहिए थी। आप तब लोगों की भावनाओं को समझ के कैसे यहाँ पर लोगों को अपग्रेड करें, तो वो परफेक्ट संविधान आता जो आपने बताया।
अब वो दूसरे कल्चर के लोगों के संविधान को पढ़ा गया, है ना, तो फिर वो सिस्टम क्रिएट किया गया। तो जिस तुम हजारों गूगल कर लो, मैं गलत नहीं सिद्ध होना चाहता, गूगल सिस्टम पे गूगल करो, कहाँ सिस्टम पे कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया गया संविधान में, मैं पढ़ दूंगा एक बार ना जनता के लिए। हाँ, हाँ, तो अब क्या है ना, हजारों साल से जिस पद्धति जो जनता उसी में ढली हुई है। हाँ ढली हुई जी है, जी। तो अब आप एकदम से पलट दोगे तो अनकंफर्टेबल होगी ना जनता। तो क्या है कि आपको उसका सोल जो है उसका वही रखो, और सबको अब आज के हिसाब से वर्तमान में सबको रिस्पेक्ट मिले। अगर आप चाहते हो सबको सारे काम करने का अधिकार भी मिले, तो उसके लिए उसी के अंदर से एक सिस्टम क्रिएट करो, और उससे सबकी तरक्की भी होगी। आपको बिल्कुल बताऊं, बिल्कुल। उससे परफेक्ट तरक्की होगी, वो भी लोगों में आपस में कटुता के बिना। और मुझे जो लगता है भाई साहब, वो ये भी लगता है कि कौन कौन से देश है, देखिए अब देखिए पढ़ देता हूँ मैं, जनता ऊपर कर, उस वो वाला गोल वाल चलता नहीं है उसका। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूके से प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और बाइकैमरलिज्म। यूएस यूके से आया था। अमेरिका से आया था इंस्पायर्ड फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड द वाइस प्रेसिडेंट रोल। अब आयरलैंड से आया है कंबाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड का है। कनाडा से है स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन, कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये अमेरिका से लेते तो स्टेट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सेंटर वीक रहता, क्योंकि अमेरिका में क्या फेडरल स्टेट की, जैसे अगर मान लेते सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पास किया देश के लिए, हाँ, लेकिन स्टेट का लॉ है तो पहले वो लागू होगा, हाँ, फिर दूसरा लॉ आएगा वहां पे। हाँ, अब सोवियत यूनियन से उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है शेप्ड प्रोविजन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, joint strings of the parliament. Soviet Union provided the concept of fundamental duties and ideas of justice, obviously क्योंकि नेहरू जी का इम्पैक्ट था इस पे। जर्मनी ने इनको दिया है इन्फ्लुएंस सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। हाँ, नहीं उसमें ये मतलब जर्मनी से क्यों लिया, और भी तो होंगे, मैं आपसे ये कह क्योंकि रहा हूँ, हिटलर से इंप्रेस हो रहे थे क्या? नहीं नहीं, उन्होंने तो क्या है, सारे जो विश्व में अलग अलग देश थे, हाँ, तो जब मैं उनके कहता हूँ चोरी, तो मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं नहीं, वो सबकी तो बहुत इज्जत कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ साफ बाबा साफ। जी साहब जी। उसको खुद ही जो है हाँ हाँ उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, वो तो लिखा हुआ है साफ जी जी साफ जी। कि हाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हाँ हाँ डिफेंडेड दीज बोरिंग्स, हाँ हाँ। स्टेटिंग दैट द फार्मर्स, फार्मर्स फ्रेमर्स जो फ्रेम कर रहे हैं, फ्रेमर्स टुक द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सेप्ट ग्लोबल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबल सूट इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन टू सूट इंडिया, है ना। हाँ हाँ अब मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो देश के नाम लिखे हैं, जी। जहाँ के संविधान को पढ़ के विचार किया गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें सिर्फ एक बुराई है कि इसके अंदर आपको मनुस्मृति भी लिखनी चाहिए थी। नहीं इसमें भैया, लिखना चाहिए था कि हमने मनुस्मृति से में भी ये विचार फोटो ग्रहण लिए किया थे ना, है। फोटो ले लिए थे ना 2-4। भाई अभी भी आप देखो तो जब भी संविधान डिफेंडर से आप बात करो, बोलते हैं अरे राम की फोटो लगी तो है और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, वो फोटो पे ही भगवान राम का जो बताया वो कुछ ना सहे चलेगा, फोटो लगी उसी में खुश नहीं, हो लेकिन जाइए। आप एक बात सुनो, जिस धरती के लोग हजारों साल से एक कॉन्स्टिट्यूशन में रह रहे हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम से फाड़ के फेंक दो। अब मान लो इन फ्यूचर कोई नया तरीका आ जाए और ये जो बाबा साहब ने लिखा है संविधान, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करके फेंक दो, तो वो मूर्खता है ना। मान लीजिए हम पिछले 75 साल से इसके अकॉर्डिंगली लाइफ जी रहे हैं, तो अगर नई चीज करनी है, अभी क्या है, अमेंडमेंट करते हैं धीरे धीरे, है ना। अब मान लो कोई बिल्कुल ही कहे कि इसको रद्दी में फेंक दो और बिल्कुल नया बनाओ, कि जैसे भाई उस समय हुआ। हाँ, तो ये कोई समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि आप पीछे जो हजारों वर्षों से आपके पूर्वज जिस तरीके से जीवन यापन उन्होंने किया है, हजारों वर्षों तक जो सभ्यता या जो सिस्टम चला है, वो भी फेल सिस्टम नहीं था, उसमें प्यार मोहब्बत। मोहनदास गांधी फेवर में थे उसी सिस्टम के, बाय द वे। हाँ, नहीं मैं कह रहा हाँ। उसमें प्यार मोहब्बत, देश की सिक्योरिटी, हर चीज चल रही थी ना, हजारों वर्षों से चल रही थी, एक दो दिन नहीं। इसको तो अभी 75 साल हुए, इसका मुझे गारंटी नहीं है कि ये 100-200 साल से ऊपर चल जाए, मेरे को जो लगता लॉजिकल, हाँ है ना। तो वो जो चीज हजारों साल से जिस चल तरह रही है, सत्ता में नेपोटिज्म बढ़ रहा है बुरी तरह से, हाँ, बड़ी बात नहीं जो सड़क का आदमी एक दिन बोलेगा भाई। हाँ, मैं आपको एक बात बता जी देता हूँ, जी अभी मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जी। और ये दर्शक भी हैं, इसको अगर आप इसको हर चीज को ऐसे समझेंगे तो उससे आपकी लाइफ अच्छी होगी। क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक कथावाचक जी है जी जी जी। हाँ हाँ। जया कुमारी, ओबीसी, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा जया कुमारी, जी जी। जया कुमारी जी, हाँ हाँ एक हाँ। लेडी है, तो वो कथावाचक हैं वो। तो क्या हुआ कि उनके वो वीडियोस आते रहते हैं, डोल्चे डोल्चे गबाना जो बैग जिनका हाँ फेमस हाँ, हो वो गया जो था। कोई बैग वैग जी था जी उनका। जी जी। तो खैर उनके वो आते रहते हैं वीडियोस, जो है शॉर्ट वीडियोस।
तो मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं, एक वीडियो ऐसे मजाक मजाक में मुझे दिखाने लगी। तो वो उस वीडियो में ये बोल रही थी कि कोई मुझे अगर मुझ पर ये जबरदस्ती थोपे कि रोटी तुम्हें ही बनानी है क्योंकि तुम महिला हो, तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो वो मजाक में मेरे को ये दिखाने लगी। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने जो बात अपने धर्मपत्नी जी को समझाई और बताई, वो मैं आपकी जनता को और आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। उससे ये संविधान की जो बात है और इन फ्यूचर क्या होने वाला है आप समझ जाएंगे। मैंने उनको बताया कि धरती पर 2 तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं हमेशा, ठीक है जी। किसी का किसी समय ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? एक होता है जो मैन मेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, और दूसरा होता है जो प्रकृति ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। तो अगर हम महिला और पुरुष की बात करें तो एक तो उनके लिए कानून बनाया हुआ है संविधान ने, जो कि मैन मेड है। एक कानून बनाया हुआ है प्रकृति ने जी। तो जब आप प्रकृति के जो रूल्स हैं उसको मन में ढाल के आज के जो कानून हैं उसको विचार करोगे तो आपका जीवन सरल और अच्छा होगा। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये जो जया कुमारी जी बोल रही हैं, ये सिर्फ बोल रही हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन आदमी ने बनाए हैं। कहने को तो ये कथावाचक है, लेकिन इनको धार्मिक नॉलेज जीरो है, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसको प्रकृति का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा और वो रहना चाहिए। तो प्रकृति क्या बोलती है, प्रकृति का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है एक महिला और पुरुष में? वो ये है कि जितनी भी चीजें धरती पर हैं, तो जो शरीर में ज्यादा ताकतवर होगा वो चीज उसके पास रहेगी या वो उसका मालिक रहेगा। अब ईश्वर ने महिला को शारीरिक रूप से पुरुष से थोड़ा सा मतलब कमजोर बनाया है, और ये सिर्फ इंसान में नहीं है, ये जानवर में भी है। बिल्कुल। चाहे आप जो बेयर्स हैं उसमें नहीं है, हैं, जो भालू होते हैं हाँ उसमें फीमेल ज्यादा बड़ी होती है। हाँ चलो नहीं, मैं बड़ी की बात जी, नहीं, जी, हाँ। बट भाई इंसान में हम तो चलो इंसान है तो इंसान की बात करेंगे, लेकिन जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम इन द सेंस सर्वोत्तम ही बोल सकते हो, चाहे किसी को वो फील भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन महिलाओं के लिए हैं वो सब पुरुषों ने ही बनाए हैं। अगर कोई सुविधा उनको मिली हुई है बिल्कुल। तो वो इसलिए मिली हुई है कि मान लीजिए मैं हूं, मेरी 2 बेटी हैं, तो मैंने सोचा भाई मेरी बेटियों के साथ कोई अत्याचार ना हो, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए प्राकृतिक लॉ के हिसाब से। तो मैंने एक ह्यूमन लॉ बनाया कि भाई अगर तुमने मेरी लड़की को देखा तो तुम्हें जेल डाला जाएगा, ठीक है। अगर तुमने मेरी लड़की को टच किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे को ऐसे सजा होगी, ठीक है ना। तो ये मैन मेड है, बट प्रकृति के हिसाब से अगर 10,000 साल 5,000 साल पहले जाएंगे तो भाई जिसमें दम था, जिसमें ताकत थी, वही सत्ता में था। पहले ऐसे थोड़ी ना था कि भाई वोट डालेंगे लोग। हाँ कोई मतलब, ये तो अभी एक बात सुने तो 100 साल की कहानी है ना। डेमोक्रेसी अगर आप बहुत जाएंगे 150 साल जो डेमोक्रेसी सॉलिडिफाई हुई है। अमेरिका कहता है मैं डेमोक्रेटिक हूँ, बट अगर आप उसके पास में भी जाएंगे तो डेमोक्रेटिकली जरूर चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो मतलब डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो केवल 4 लोगों से वोट ले लेते थे। जो सत्ताधारी 4-10 लोग तो मैंने अपने धर्मपत्नी जी को ये समझाने का प्रयास किया कि भाई आपको मन में अपने लिए, अपने बच्चों के मन में हमेशा ये बात डालनी चाहिए कि भाई प्रकृति ने, प्रकृति मतलब भगवान, जी, भगवान ने हमें एक सिस्टम बनाया है जिसमें कि शारीरिक रूप से आपके अलग एक वो है, कैपेसिटी है, क्या अलग चीज है, और पुरुष की एक अलग है। और उसमें भगवान ने ये तय कर दिया भाई पुरुष को मैं शारीरिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, और शारीरिक रूप से जो स्ट्रांग होगा वही सत्ता में होगा। ये तो अभी तो कर दिया वोट वाट डाल के, पहले थोड़ी ना था। पहले तो भाई जिसकी 10,000 रुपए भेज दो और सत्ता बदल दो। हाँ, किसको भेजो जिसको लगता है कि हम सत्ताए जा रहे हैं। मतलब पहले तो जिसके दम में, जिसके हाथ में तलवार थी और जिसमें दम था वो सत्ता में था भाई। इसीलिए यही कारण तो है कि जब से ये धरती बनी है, हजारों सालों से बनी हुई है धरती, तो कोई थोड़ी ना ऐसे कि भाई जाके महिलाओं ने युद्ध लड़ाओ कहीं कि हल्दी घाटी में लड़ लिया हो या वहां पे। तो ये प्रकृति है ना, उनकी अपनी पावर्स हैं। हाँ नहीं उनकी, मैं देखिए उनकी अपनी मैं पावर्स आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो उनकी पावर्स है ना,
वो पावर्स दी हुई हैं उसी पुरुष ने जिसको आप नहीं मैं प्रकृति पे चलते हैं ना, हाँ प्रकृति ने भी उनको पावर दे रखी है, हाँ उनका इमोशनल अलग पावर है। नहीं देखिए, जो हाँ प्रकृति ने उनको जो पावर्स दी हुई है जी ना, जी हाँ मैं आपको बताता हूँ, प्रकृति की जो सबसे बड़ी पावर है ना, प्रकृति की जो लॉ है ना, वो लॉ है कि यहाँ पर जो ताकत में मजबूत है वही है सब कुछ। ये जो आप आज जो देखते हो भाई, आप एक बात सुनिए, 1000 साल पहले जाइए, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 500 साल पहले, ठीक है, तो जिसमें जिसकी तलवार में दम था, अब वही था ना। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, जी जी वो कथावाचक हैं, वो बताते हैं लोगों को, ज्ञान की बात बताते हैं। लेकिन आज से आप क्या सोचते हैं कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या यहाँ पर भारत में क्या कोई कथा करने वाले या ज्ञानी या बड़े लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन जिस समय यहाँ दिल्ली में औरंगजेब बैठा होगा और उसको कोई बाबा जी कोई कहानी बताता, तो वो क्या करता? भाई लाओ और गर्दन काट दो। बिल्कुल तो आपका कोई मंत्र, कोई कहानी नहीं चलती। बिल्कुल तो इस धरती पर सिर्फ एक ही कहानी चलती है, वो है तलवार। हजारों सालों से सिर्फ तलवार ही चली है। जिसके हाथ में थी, उसने चाहे कोई भी मंत्र, कोई भी कहानी, कोई भी बात उसके सामने नहीं चली। उसने जो है कहा गर्दन काट दो, बस काट दो। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है? ये मैं आपको बताता हूं। अब इसके ये जो लॉ है ना, ये प्रकृति का लॉ है। अभी आप भी है समझे? बाय द वे वो। हाँ, ये प्रकृति का लॉ है। हाँ तो आपको जो अब ये जितने भी हैं, ये ह्यूमंस ने बनाए। भाई मत काटो गर्दन, नहीं मैं ठीक है? आपको बताता हूँ, चलिए मैं आपको एक और थियरी देता हूँ इस पे, जो हाँ। मेरी मेरी अपनी ओरिजिनल थियरी है। ये पुराना समय है, ठीक है ना, ये भाई साहब सबसे ताकतवर हैं, इनके पास इस गांव की सारी सुंदर लड़कियां हैं, इस गांव का सबसे अच्छा खाना पहले इनको मिलता है, उसके बाद सबको मिलता है ना। हाँ लेकिन ये भाई साहब भी हैं जो देखते रहते हैं इनसे और जेलस हैं, हाँ वो भाई साहब भी हैं, ये भी भाई साहब सब इनसे जेलस हैं, हाँ लगातार इनसे जेलस रहते हैं। हाँ अब जनरेशन बाय जनरेशन बदलती जा रही, इनको कोई रिप्लेस कर रहा है, उनको कोई रिप्लेस कर रहा है, हाँ नए नए लोग आते जा रहे हैं। इन लोगों ने जो दूर बैठते थे, क्योंकि इनके पास ताकत थी तो अकल नहीं थी, कि जो ब्लड का जो बॉडी में जो क्वांटिटी है वो सेम होता है, वो यहां जाएगा चाहे शरीर में जाएगा, तो ये बार बार ताकत के दम पे चलाते थे। तो इन चारों ने, जो कि लगातार फेल हो रहे हैं, लूजर्स कह लीजिए इनको, इन चारों ने, इनके पास दिमाग बढ़ता गया, कि भाई इनके पास ताकत की जरूरत नहीं थी, इनको दिमाग बढ़ाते गए अपना। अंत में इन चारों ने एक सिस्टम ढूंढा, उसे इन्होंने कहा इसका नाम है साइंस। हम्म, और इन चारों ने साइंस के बाद एक और सिस्टम ढूंढा, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। हम्म, इन्होंने बोला इससे तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, जब मन करेगा पटाख के मारेगा मुझे ये। तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आते हैं जिसमें ये दबा रहे हैं मुझसे। हम्म, तो ये 2-3 आइडियाज लेके, एक तो साइंस ढूंढा इन्होंने, क्योंकि दिमाग तो भाई ब्लड तो दिमाग में जाता था लगातार, इसके साथ तरह काम नहीं करते थे, तो इन्होंने साइंस के केम अप विद साइंस, दे केम अप विद न्यू आइडियाज की डेमोक्रेसी, क्योंकि इनको पता है इसके सामने खड़ा हूं मैं, मार गिरा देगा, तो वोटिंग डलवा लो, उसमें मेरे सब ताकत ऊपर चली जाएगी। उदाहरण के तौर पे, जिस नेता के साथ जो बॉडीगार्ड चलता है, उसको 2 मिनट निपटा देगा जब उसका मन करेगा, ताकत की बात अगर करें तो। अब मैं नहीं चाहता हूं कोई निपटाए किसी को, पर मैं एक बात कह रहा हूं, है ना। तो देखिए, ये आइडियाज इनके हैं टू मेक श्योर कि हमें भी कुछ मिले, नहीं वरना ये मैं लोग तो लेते रहेंगे सब कुछ। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, समय के अनुसार लोगों ने अपने जीवन को सरल बनाया है, जो कि बनाना चाहिए। चीजों को सरल बनाया, और चीजों को, जो एक जंगल राज था उसको जंगल राज बोलेंगे, क्योंकि प्रकृति में जंगल राज ही होता है भाई। सिर्फ इंसान के अलावा तो वही राज, वही आज रूल, भी है, हाँ वही as it is प्राकृतिक लॉ चलता है। चलता है हाँ, ना। अब जैसे ही आप घुसोगे जंगल के हाँ, अंदर, हाँ, हाँ। वहां शेर जो है थोड़ी ना पूछ के लोमड़ी कि को भाई साहब, मारेगा। नहीं लोमड़ी नहीं, आपको खाने से पहले थोड़ी पूछेगा कि ह्यूमन राइट्स वाइट्स तो नहीं है भाई आपके। तो अब क्या है कि ये तूने इसमें भैया एक मिनट, तूने वो जरा उसका ढूंढ, एक मैं गेम ऑफ थ्रोन, भैया वो बात रह जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन है कि नॉलेज इज पावर, तो सरसी कहती है पावर इज पावर, वो लगाना जरा यूट्यूब पे। हाँ, तो मैं हाँ मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, जी मैं जी कह रहा हूँ कि अभी जो सिस्टम क्रिएट किया है बाय ह्यूमंस फॉर द ह्यूमंस, है ना, तो उसमें वो ठीक है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि एक सभ्यता इसी को बोलते हैं भाई। इंसान ने कहा हम सभ्यता बनाएंगे कि भाई फालतू में एक दूसरे को मत मारो, और जो जिसको वो था तो खैर सर्वोत्तम ही, जो जबरदस्ती रूल कर रहा था, तो उसको भी अपना साइड में मिला लो, क्योंकि भाई फालतू के लोगों की संख्या ज्यादा है, वो है कम गिनती में, तो उनको भी साइड अपने साथ ही ले लो। अब क्या है, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूं। क्या है कि हम एक तो हर क्वेश्चन का आंसर
प्रकृति के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको माइंड में रखें हमेशा, हमेशा रखना चाहिए। और आज के जो लॉज हैं फिर उसको अपना फॉलो करें, एक बात। दूसरी बात है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे देता हूं, क्योंकि प्रकृति तो भाई बनाई है ऊपर वाले ने, तो आदमी कितने रूल्स एंड रेगुलेशन बना ले, और मैं चाहता हूं ये ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चलें, लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहा है, तो अगर ये 200-300 साल चल जाए तो इसको बस भगवान की मेहरबानी समझिए, मैं तो क्योंकि 20 जिस तरीके मैं तो से 20-30 के चक्कर में आपने हाँ, 200-300 ले गए, मतलब बड़ी अच्छी जिस बात है। तरीके से नई नई बीमारियां आ रही हैं, हथियार वो भी भैया, लोग बना रहे वो हैं। भी इन्होंने ही करा है। हाँ, वही वही मैं वो कह रहा हूँ। भी इन्हों दिमाग वाले लोगों का ही काम है। तो अब क्या है कि एक समय आएगा हम्म। जब सब खत्म हो जाएगा, फिर से वो प्राकृतिक जो लॉ है वही चलेगा। एक्चुअली मैं जैसे ये जो व्यक्ति है जो सबसे ताकतवर था, हाँ, ये जिम्मेदारी भी लेता था कि आप सभी की सुरक्षा मैं कर दूंगा। हाँ, नहीं वो एक्चुअली तो लेगा ही। जब जिम्मेदारी आप लेके काम करते हो, हाँ, तब आप साइंस को इतना आगे नहीं जाने देते हो कि वो ह्यूमैनिटी भारी पड़ने लग जाए। क्योंकि आप केवल और केवल आप उस उन लोगों को, जैसे जितने भी सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए, सबके सब वो लोग हैं जो किताबों में जीवन भर घुसे रहे थे, वो सबसे बड़े बिजनेसमैन है। आप समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति केवल किताबों में घुसा रहा, उसने दुनिया नहीं ढंग से देखी, अब वो सारे बड़े बड़े निर्णय कर रहा है, क्योंकि उसने एक पैटर्न पढ़ा हुआ है, देख के नहीं आया वो समाज को, वो पैटर्न से निर्णय कर रहा है। तो वो निर्णय करता है, तो जब आप किसी बड़े साइंटिस्ट से आप बात करिए, आप पूछिए तुम एआई क्यों बना रहे हो, पता उनका जवाब क्यों? क्योंकि हम बना सकते हैं। हम्म, अब उसका क्या इंपैक्ट है, क्यों नहीं है, क्यों करते हो ये काम? क्योंकि हम कर सकते हैं। ये सीन देख लीजिए, बड़ा दिखाना जरा, ये वाला सीन जो आप कह रहे थे ना, उसी पे है ये। And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power. ये आप वीडियो में डालना, क्योंकि हो सकता है कई लोग जो थोड़ा आजकल ज्यादा बुद्धिमान भी है ना, और कई लोग आज के लॉज की बात करते हैं, भाई राणा जी तो हाँ। महिलाओं के लिए ऐसे बोल रहे हैं, हाँ। बट मैं प्राकृतिक लॉ की बात कर रहा हूँ। हम अपने माँ से, देखो जैसे मैं अपनी माता जी से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो अब उनका जीवन सरल हो, तो एक बेटा होने के नाते, या मेरी 2 बेटियां हैं, उनका जीवन सरल हो, तो मैं ऐसे कानून और ऐसी चीजें लाऊंगा जो उनका जीवन सरल रहे, मेरे साथ भी, मेरे बाद भी। जी जी। जब मैं ताकत में हूं, तो जो लोग ताकत में थे, उनके भी तो बच्चे थे ना, उनकी भी माँ थी, तो उन्होंने ही ये चीज बनी जी। तो। लेकिन महिलाओं को ये समझना चाहिए कि भाई ये जो आपको, जिस आप उसकी बात कर रहे हो ना, अधिकार, हर अधिकार कभी ना कभी उसी पुरुष ने ही दिया है, जिसको लिए आप, जहां आप मजाक सोच रहे हो उसके लिए आप मजाक बना रहे हो। और प्राकृतिक लॉ वही है, उसको आप दिमाग में रखो और आज के लॉ के हिसाब से रहो कि बिल्कुल। भाई ये हमारा अधिकार है या हमारी बात है, आप करो, क्योंकि है आपका अधिकार। बट मन में जब आपके ये रहेगा ना, भाई प्राकृतिक लॉ ये है, अब प्रकृति है कि भाई बच्चा जो है वो एक स्त्री ही पैदा करेगी, अब वो प्रकृति है ना, अब आप कितना भी हल्ला कर लो, आदमी के पेट से तो नहीं बच्चा निकलेगा। नहीं, अमेरिका में हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन वो प्रकृति नहीं है ना, अब आप कर लोगे, वो झूठ नहीं हो रहा। नहीं वो भी मैं कह झूठ है, रहा, हाँ। अरे भाई हो सकता है कर भी दें, जब आज के समय में जब लेबोरेटरी में बच्चा तैयार करने की वो है, हाँ। हो सकता है कर भी दें। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो आज का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप उसके लिए आप कुछ भी सोचिए, करते रहिए, उसको मानिए, लेकिन एक 2 साइड है ना, एक साइड में आप ये भी रखिए कि प्रकृति क्या सोचती या बोलती है इस पर। नहीं, प्राकृतिक रूप से महिलाएं इसीलिए नर्सिंग के जॉब में बहुत ज्यादा है, महिलाएं टीचिंग के जॉब में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो नेचुरली, उनको ह्यूमन रिसोर्स के जॉब में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको ये काम बहुत अच्छे से नेचुरली आता है, ये उनका फोर्टे है कि उनका है। और नहीं, ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें भाई वो उनको प्राकृतिक रूप से उनको ईश्वर ने वो दिया हुआ है। अच्छा, एक थियरी है जो कहती है, एक रॉकफेलर नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अमेरिका के। और ये जो आपने दिखाया ना, ये जो मूवी का एक शॉट वो दिखाया, हाँ। वो कह रहा कि भाई क्या उसने, नॉलेज इज पावर। हाँ, नॉलेज, उसने कहा पावर इज पावर, तो उसने तुरंत बोला कि गर्दन काट दो इसकी। जो आपने कहा था ना, औरंगजेब के सामने कोई ज्ञान देने जाएगा, औरंगजेब गर्दन काट देगा, वही इसमें बोलती है, गर्दन नहीं काट तो दो। यही एक बात सुनिए, ये क्या रियलिटी नहीं रही? आप औरंगजेब को जीवन देखो, चाहे वो हमारे शायद 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, जी। तो गुरु थे वो, ठीक,
तो उनसे बड़ा तो गुरु आज के इस समय भी कोई होगा नहीं, जी जी उतना बिल्कुल ज्ञानवान, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन तलवार के सामने नहीं चला ना। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने झंडा और तलवार लिया, बिल्कुल उनके बाद ही लिया। उसके बाद लिया। हाँ क्यों लिया? हाँ क्योंकि वो समझ गए थे कि प्रकृति में झंडा और तलवार ही सर्वाइवल है। जिसके पास ये है, यही है सब कुछ। आप कितनी भी, अब ये तो आज के जो है कथावाचक या बाबा, गुरु तेग बहादुर जी के सामने तो बिल्कुल, एक मतलब चींटी भी नहीं है, है ना, जितने वो महान थे, लेकिन कुछ बात नहीं चली ना उसके सामने। तो ये ही जो आप बता रहे, अभी पावर इज पावर। अभी किसी राज्य में तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तख्ता पलट होते सब औकात में आ जाते हैं फटाक से। दीज आर ऑल मेक बिलीव थिंग्स। हाँ संविधान आई एम सॉरी टू से दैट, ये सब हाँ। मेक बिलीव है। जब तक आप भरोसा करे चलता है, हाँ। वरना फिर वही तलवार जिसके पानी है वो दिखा देता है कि भाई मैं बता रहा हूँ क्या चलेगा, सीधी सी देखिए, बात जब तक वही जो फेल कंट्रीज जिसको आप बोलते हो, तो वहां पे प्राकृतिक लॉ ही तो फॉलो होता है एकदम। अभी भी हो रहा है। जब वो फेल कंट्री का मतलब है, जैसे ही संविधान फेल हुआ, लोगों का विश्वास उसमें से खत्म हुआ, तो उसको प्राकृतिक लॉ पे आ जाती है वेनेजुएला चीजें। की करेंसी देखिए सड़क पे आ गई है। वो एक जमाने में उसको इतनी वैल्यू थी कि वो डॉलर के बराबर थी, आज वो गट्ठरों में सड़क पे बिकती है। अच्छा, मैं उसको बता रहा था आपको थियरी। रॉकफेलर नाम के एक बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कहा था, उसने प्रोड्यूसर ने किताब में लिखा है कि रॉकफेलर साहब ने मुझे कहा था, और ये बात उन्होंने 1945 में कही थी शायद उनसे, या उसी समय कही थी, एग्जैक्टली डेट नहीं याद है मुझे, कि महिलाओं को देख के मेरे मन में बार बार होता था कि यार ये पूरी कम्युनिटी है जो पुरुषों के नंबर में बराबर है, पर टैक्स नहीं देती बिल्कुल भी, तो क्या ऐसा करें ताकि टैक्स दे। तो फिर हमने विमेन राइट्स का मुद्दा जो है अमेरिका में खूब उछाला, दबा के उछाला, और उसके 1962 में, बाय द वे इंडिया में 1947 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, अमेरिका 1962 में मिला था। 1962 तक हमने इनको फील कराया कि तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, तुम लड़ सकती हो, तुम ये हो वो हो वो हो, ऐसे करके फिर फाइनली इनको हमने वोट देने का अधिकार दे दिया, और अब जो है हमारे पास टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही। लिटरली उसने ये बात कही। और मैं आपको बताऊं जी, आज के समय जो ये डाइवोर्स के इतने ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है, उसका कारण है कि ये कैरेक्टरलेसनेस की दोनों तरफ की। हाँ, नहीं, इसका कारण ये है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों को दोनों जो लॉज है ना, जो दोनों रूल्स हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं। वो आज के कानून की बात करते हैं। वो क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ी सी अनबन हुई तो वो लड़की को कहेंगे अभी डाइवोर्स का केस मार दे, अभी दहेज का केस मार दे, 498 ठीक है। हाँ, तो लेकिन अगर वो उसको प्राकृतिक लॉ भी बताए, प्राकृतिक लॉ बताए कि देखो भाई, आप पति पत्नी की तरह जीवन यापन करो, एक आपका जो भी हस्बैंड है, जिसके साथ भी एक सिस्टम बनाया है हमारा, हम परिवार ने, तो आप उसके साथ मतलब एक प्राकृतिक लॉ बता रहा है कि भाई आप उसके साथ रहो, बच्चे उत्पन्न हो, आपके एक अच्छा जीवन, एक जो पारिवारिक लाइफ है, क्योंकि प्राकृतिक लॉ में तो पारिवारिक लाइफ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वो भी चीज उसको समझा देंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा जब मेंटली वो अच्छा उसके साथ जीवन यापन होएगा उसका। चलिए, वहां के बचपन से यहाँ के बचपन में आते हैं। आप एग्जाम में टीम एफर्ट से चीटिंग करी आपने है? मैंने आज तक कभी किसी को टीम एफर्ट से चीटिंग करते हुए नहीं देखा, जिसने एग्जाम शुरू होने से पहले, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनाती कि आओ पहले ही मिल लेते हैं ताकि हमारा वोट बैंक ना डिवाइड हो। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने अपने 3 दोस्तों को बोला कि तू इसकी तैयारी कर, तू इसकी कर, तू इसकी कर, तीनों साथ बैठेंगे, सब पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे। ये आइडियाज मतलब इतने क्रांतिकारी मेरे दिमाग को भी नहीं है बचपन में आइडिया। मतलब असल में जो साइंस है या जो ये अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हाँ, नहीं, अगर आप देखेंगे जो साइंस है ना, पहले मतलब साइंस में पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th तक, तो ये तीनों एक साथ ही रहते हैं ना। 10th के बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो फिर जो मेडिकल वाला है वो लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो इंजीनियरिंग ग्रुप वाला लेगा। लेकिन 10th से पहले जो है और 6th से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एक बुक होगी, मैथ्स की अलग होगी। तो अब जैसे साइंस का एग्जाम है, उसको आप साइंस बोलोगे, तो साइंस का एग्जाम है, तो साइंस के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन आएंगे, एक साथ आएंगे। तो अब तीनों को पढ़ने में बहुत झंझट था, है ना। 10th के बाद तो अलग अलग एग्जाम होएगा, आज फिजिक्स का है, आज केमिस्ट्री का है, लेकिन उससे पहले सबका एक साथ होगा। तो हमने कहा यार मतलब तीनों एक काम करते हैं भाई, तू फिजिक्स पढ़ लेना, तू केमिस्ट्री पढ़ लेना, मैं बायोलॉजी पढ़ लूंगा, या जो जिसको जल्दी समझ आती है, और फिर जो जो क्वेश्चंस होंगे वो अपना सॉल्व कर लेंगे तीनों मिलके। 10वीं क्लास में आपको कम नंबर लाने के बावजूद भी स्कूटर मिला, कैसा लगा था उस दिन, आपको याद है? याद है भाई,
बात तो हुई थी मोटरसाइकिल की। उस समय हीरो होंडा आती थी। अच्छा। उस समय नई आई थी हीरो होंडा। हाँ हाँ। बड़ी इच्छा थी, लेकिन पिताजी ने कहा, फादर साहब ने, भाई नंबर तो तेरे जो है स्कूटर वाले हैं। तो बजाज चेतक स्कूटर जो है, चेतक बड़ा सुंदर था स्कूटर। हाँ बजाज चेतक हाँ। स्कूटर मैंने 10th के मतलब 10th के एग्जाम मतलब के आप, बाद आप उस लिया। समय भी भारत की कंपैरिजन में आप अमीर आदमी हुआ करते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक आपके मित्र थे जो राजा जिनका नाम था, ठीक है ना। तो दो चीजें उसमें दो चीजें मैं जो निकाली हैं उसमें से एक ये है कि दोस्तों को आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपकी ईमानदारी बहुत गजब, क्योंकि आपने उस पूरा इंसिडेंट किताब में एज इट इज लिखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस पे जाया जाए। क्या? वो जो बेचारा जो इलेक्शन जो तैयार हो गया, जिसको और बेवकूफ बनाया फिर बाद में, ताकि वो वो मेरा अभी भी पक्का दोस्त है। अच्छा अभी भी डेली ही मिलता है करीब अच्छा करीब। अच्छा अभी उसकी 25वीं सालगिरह थी शादी की, अच्छा। थोड़े दिन पहले ही, हाँ, अभी एक हफ्ता तो पहले ही। ईमानदारी भी है आपकी, क्योंकि आपने कहानी एज इट इज बताई है। जी जी। लेकिन ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए आपके ऊपर। मतलब दोस्त के ऊपर। आपका दोस्त आप पे ट्रस्ट क्यों करे भाई? आप उसको मतलब बैकग्राउंड में उसको नहीं, मैंने उसको बता दिया पहले ही। अच्छा। क्या हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ने लगा, तो मैंने उससे 1 साल पहले, जो मुझसे सीनियर तो लोग थे, जब वो नहीं माना तो आपने उसका काट दिया ना। नहीं तो जब वो देखिए, नहीं माना कि मैं नहीं बैठूंगा, अब तो मैं हाँ, सीरियस हो गया कि महिलाएं मुझ में इंटरेस्ट ले रही हैं। नहीं लेकिन एक बात सुनिए, जो हमारा कमिटमेंट हो गया पहले, हाँ तो भाई आपके अंदर लालच आ गया ना। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ भाई, हमारी बात ये एक्चुअली क्या हुआ, उससे पहले जब चुनाव हुआ, जी। इलेक्शन हुआ, तो मैंने ये देखा कि जो मेरा, जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, वो उसके सामने कोई नहीं लड़ रहा था। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक चिढ़ की भावना हो जाती है। तो ऐसे उन्होंने देखा कि भाई कोई नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा, तो एक ने ऐसे ही नाम दे दिया, फिर 2 ने, 3 ने, 4 ने, है ना, जी। तो ऐसे ही नाम दे दिया, शौक में भी दे दिया कईयों ने। हम्म। तो मुझे उसका एक एक्सपीरियंस हो गया था कि भाई अगर मान लीजिए लोगों में ऐसा लगा लोगों को कि भाई शेर सिंह अकेला ही है कैंडिडेट, हाँ हाँ। तो कोई भी लड़का जो है चिढ़ के आउट ऑफ या जेलसी। किसी के हाँ चढ़ाई पर हाँ अपना हाँ। नाम दे देगा। तो इसके लिए क्या है कि जो मेरा एक फ्रेंड था, जिसका नाम आपने लिया राजा, तो मैंने उसको कहा कि यार तू अपना नाम दे दे, तो लोग जो है सोचेंगे कि भाई 2 लोग लड़ रहे 10वीं में हैं। सोच रहे हैं ऐसा ही है। हाँ। अभी भी नहीं सोच पाएगा तो इतनी उम्र में भी। तो तो मैंने सोचा कि भाई इसका ये, जब ये भी मैंने उसको कहा भाई तू भी लोगों से बोल कि तू भी लड़ेगा, हाँ। तो लोगों के अंदर चिढ़ की भावना पैदा नहीं होगी, और लोग सोचेंगे भाई वो उसको वोट, कोई उसके लिए सोचेगा, कोई मेरे लिए सोचेगा। तो उसकी इच्छा नहीं थी, तो मेरे कहने से उसने अपना जो है कैंपेन शुरू कर दिया। लेकिन हमारा ये कमिटमेंट हुआ था कि भाई तू लास्ट डे तक बोलता रहेगा, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक, और फिर नॉमिनेशन वाले दिन अपना नॉमिनेशन नहीं करेगा। हाँ, और मैं बोलेगा मेरी अकेले कर तबीयत दूंगा। खराब होगी इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नॉमिनेशन नहीं करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो नॉमिनेशन नहीं करेगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तो मैं जीत जाऊंगा। बट क्या हुआ कि जिस दिन लास्ट दिन था नॉमिनेशन का, तो उससे एक दिन पहले जो है मेरी उससे बात हुई, तो वो कहने लगा कि यार मैं 1 हफ्ता 10 दिन से मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा, तो अगर अब मैंने नहीं लड़ा मैं, तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है, जब हमारी बात हो गई है पहले ही, तो फिर जो है अब तू अपना मन क्यों पलट रहा? तो कह रहा नहीं यार मैं लड़ूंगा भाई, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब दोस्त था, उससे लड़ तो सकते नहीं थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो लेकिन मैंने सोचा कि इसका जो है कैसे इसका इलाज नॉमिनेशन किया ना हुआ। तो मैंने क्या किया कि अगले दिन जो है उसको अपना जैसे हम थोड़ा कभी कभी बंक भी मार लेते जी थे, जी जी। तो उसको जो है एक घूमने के लिए भेज दिया, और उसका थोड़ा लूज मोशन का वो कर दिया। तो फिर वो टाइम पे आ ही नहीं पाया नॉमिनेशन के लिए, वो टाइम ही बीत गया। 12 बजे तक शायद नॉमिनेशन का टाइम था। तो लोगों ने सोचा वो करेगा, इसलिए कोई दूसरा तो मन बनाया नहीं किसी ने, और उसको करने नहीं दिया, है ना। तो वो कर नहीं पाया, मैंने अकेले ने जाके कर दिया। तो हमारा जो स्कूल है सेंट गैब्रियल्स एकेडमी, वो जब से बना है, कम से कम 100 साल से भी ज्यादा पुराना स्कूल है वो। मुझे, और वहाँ के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उससे निकले हुए हैं। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एमएलए हैं ना, 4-5, वो उसी स्कूल के ही पढ़े हुए हैं। अच्छा। फिलहाल भी जो हमारे रुड़की के हैं, बगल में मंगलौर के हैं, इधर से रहे चैंपियन जी, जिनका आपने नाम सुना, वो सब गैब्रियल से ही पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रिकॉर्ड ईश्वर ने मेरे हाथ से बनवाया, निर्विरोध जीतने का, ये कोई भी बना नहीं पाया। उनके बस की नहीं थी। हाँ, मतलब कोई नहीं खड़ा हुआ, और ये उस साल भी, उसके नेक्स्ट ईयर भी, अच्छा। दोनों बार मैं निर्विरोध ही जीता। आपसे ब्रदर को प्रॉब्लम थी जो आपके स्कूल के थे, लेकिन सिमरन नाम की एक महिला का जिक्र बहुत, एक पूरा चैप्टर लिखा है आपने उनके ऊपर।
तो पहले तो उनका साथ क्या हुआ, क्या आई एम श्योर आप बोलेंगे मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ। क्या आपको रिग्रेट होता है आपने शादी नहीं करी उनसे, या शादी नहीं हो पाई? नहीं, देखो मैं पता है क्या है, हम्म। मैं लाइफ में किसी बात पे भी रिग्रेट नहीं करता। अच्छा। हाँ, भाई क्या है, मैं सोचता भी नहीं, आपको बताऊँ। सिर्फ़ इस मसले को लेकर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर ना। मैं तो कृष्ण जी की एक बात बाँध के बैठा हूँ, वर्तमान में रहो, हर चीज़ में, हर चीज़ में वर्तमान में रहो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि प्रेज़ेंट में रहूँ। क्या है, पास्ट में और फ्यूचर में जाते ही आपको टेंशन होने लग जाएगी, और मतलब उन टेंशन्स में जाओगे जिसका हो सकता है वो हो भी ना। मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है शरीर पे बोझ लेने की। ज़बरदस्ती का लेना है तो ले लो। तो हम तो रहते हैं वर्तमान में, और प्रभु का आशीर्वाद है, एक अच्छी फैमिली है इन प्रेज़ेंट, और अच्छा जीवन कट रहा है। तो ना ज़्यादा भविष्य की सोचते, ना पीछे की सोचते। अब मान लीजिए इतनी हमारी इस केस के कारण इतनी ज़मीनें बिक गई। अब हम तो शहर में घूमते रहते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, राणा जी ये आप ही की थी। आज 1 करोड़ रुपया बीघा है। हमने उसको 5 लाख रुपए बीघा बेची 2001 2003 में। मतलब 5 लाख रुपए की आज की वैल्यू 1 करोड़ रुपए के बराबर ही है। हाँ, बट वो हाथ से तो चली गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन अब मान लो उसके लिए हम टेंशन लेने लग जाएं, अरे यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। इतना नहीं, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो गोली लगी थी आपको, वो वाला इंसिडेंट थोड़ा डरावना है। बच गए आप, बहुत लकी बात है। हाँ, मैं कि- इतना लकी हूँ कि एकदम इधर दिल के नीचे लगी, और जो पसलियां होती हैं, जो दिल होता है वो पसलियों से कवर्ड होता कवर्ड है। होता है। हाँ। तो वो पसलियों को तोड़ दिया उसने, और दिल से इतनी सी दूर रह गई। ओ भाई साहब। हाँ, अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, कि आपकी किडनी में, लीवर में, कहीं और भी लग सकती थी। पूरे लाइफ आपका कोई पार्ट डैमेज हो सकता था, पूरा उस पार्ट के बिना आपको जीवन जीना पड़ता। लेकिन ऐसी जगह लगी कि या तो मौत ही होती, लेकिन बच गए हो तो कुछ नुकसान नहीं हुआ शरीर को, क्योंकि पसली ऐसी है कि वो टूटी और फिर वो रिकवर हो जाती है, खुद ब खुद जुड़ जाती है, जैसे हड्डियां हैं, है ना। तो जीवन भी बचा ईश्वर की कृपा से, और बस वो भी एक नहीं, पर जीवन का मुझे हिस्सा सिर्फ वो था। लगता है कि मतलब वो जो समय है जब आपको गोली लग गई है, हाँ, और उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने का, और फिर पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल जाने का, वो समय इस बात को दिखाता है कि हिम्मत चाहिए भाई। बहुत सारे लोग तो कहीं लेट के मरने का इंतजार करने लग जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। ये बात अरे है। बाप रे मुझे गोली लग गई, अब वो लेट जाते हैं कि अब मैं कब मरूंगा, वेट करता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये उस रियलिटी समय, है। उस समय एक्ट करना वो बिग एक्चुअली डील। क्या है, लोगों को तो मालूम नहीं है। असली बात ये है कि गोली लगने से कुछ नहीं होता है। जो गोली लगने से जो लोगों की मौत होती है, उसका 2 रीज़न है सिर्फ। एक तो या तो कोई ऐसे पार्ट पे लगना जिसके बिना जो है बॉडी एकदम से सर्वाइव नहीं करेगी, जैसे हार्ट है, अपना दिमाग है। लंग्स भी हैं, मतलब ज्यादा लग गया तो। हाँ, चलो लंग्स में मान लो इतनी सी गोली है, वो तो आर पार हो गई, या है ना। लेकिन जो एकदम से मतलब बॉडी आपकी काम ही नहीं करेगी, मान लो दिल है, तो ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये एक अलग चीज़ है। बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे लग जाए तो होता यह है कि ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग होने के कारण क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका जो हार्ट है, जिसका पंपिंग का काम है हार्ट का ब्लड को, तो जब ब्लड कम हो जाएगा तो वो हार्ट जो है फेल हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो आपके अगर गोली लग गई है और आप अपनी ब्लीडिंग को रोक लेते हो तो कुछ भी नहीं होएगा। गोली में कोई, ये तो फिल्मों में दिखाते हैं कि गोली में जहर होता है, ये होता है, वो कुछ भी नहीं है, वो है ना। वो आर पार हो जाए या कुछ हो जाए, बस वो जो 2-3 पार्ट हैं बॉडी के, वहां नहीं लगनी चाहिए। बाकी पैर पे, हाथ पे कुछ भी नहीं होता, फिर से ठीक हो जाएगा आदमी। क्या है उसमें, 100-200 रुपए के जुर्माने के लिए अपॉइंटमेंट हो गई, केस चला लो, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज। एक पुलिस वाले ने आपको रोका था और कहा कि 100 रुपए निकाल लो, तो आपने कहा कि 100-200 रुपए की, जज ने कहा कि केस फाइल में है, उसके हिसाब से अगर तुम 100 रुपए जुर्माने देने के लिए तैयार हो तो केस खत्म कर दूंगा। मैंने कहा सर मैं उस चीज का जुर्माना नहीं दूंगा जो काम मैंने नहीं किया है। आप तो वो केस चला बाद में लीजिए। बरी हुआ। बरी हुए आप, हाँ। ठीक है। पर आपको लगता है ये जो आपकी अननेसेसरी, इसको आप जीवटता मानते हैं, अननेसेसरी एडमेंट हो जाते हैं, नहीं, या आपको देखो लगता क्या है है आपको कि काम आया जीवन मैं में? ऐसा ही प्रवृत्ति का हूँ। क्या है कि जिस मेरे ये जब, आपका बांग्लादेश में दिखता है। हाँ, वो मोबाइल के चक्कर में मेरा मतलब पंगे ले लिए इतने सारे लोगों से। नहीं, मैं देखो, मैं क्या है कि अगर मेरे दिमाग में ये बात आएगा कि यार ये हमारे साथ अन्याय हुआ, ये गलत हुआ, तो फिर मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ कि भाई अन्याय ना होने पाए। क्योंकि भाई ये भी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी के ऊपर अन्याय करना।
तो ना तो हमने किसी के ऊपर अन्याय किया, तो फिर अन्याय सहेंगे क्यों, है ना। जी। मान लीजिए कोई हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, या कोई मान लीजिए इस तरह का कोई हमारे साथ कोई धोखा कर रहा है, तो हमने भी किसी के साथ कभी धोखा नहीं किया, तो फिर किसी का धोखा भी क्यों सहें, है ना। और मैं आपको बता दूं, एकदम मेंटली हार्टली एकदम नीट एंड क्लीन पर्सन हूँ, एकदम सुकून की नींद के साथ सोता हूँ ज़्यादा टेंशन लेता नहीं और किसी को टेंशन देता भी नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ समय के लिए यहाँ धरती पे आए हुए हैं, अपना जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपने बीवी बच्चों परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, उसको हम अपने रोल को अच्छे से अदा करें, और अपने प्रति भी। तो यहाँ तो एक से एक लोग आए धरती पर, हम तो एक चींटी भी नहीं है उनके सामने, एक से एक महान, एक से एक बहादुर, एक से एक योद्धा, बुद्धिमान लोग। हाँ। तो वो आए चले गए, वो अपना रोल करके। जी जी जी। हम भी आए हुए हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं, कोई इतनी वो नहीं है। हम भी अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, प्रकृति ने जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं, और आज के जो संविधान ने जो हमारे को जिम्मेदारियां दी हैं, उसको हम ईमानदारी से पूरा करें, ये मैं चाहता हूँ। ये IC 814 का अपहरण हुआ था, ठीक है, और उसमें इंटरव्यू में जसवंत सिंह ने तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें करी, मुझे भी याद है उस समय, ठीक है। तो दोस्तों ये आधी किताब हमने खत्म कर ली है, जो IC 814 का जो अपहरण हुआ था, उस समय शेर सिंह भाई कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, उसके बाद जो लगभग सचमुच में आधी ही किताब हुई है, ठीक है। तो जो आधी किताब बच रही है, इसको हम पार्ट 2 में आप जरूर देखिएगा इसको।